सो हेलो एवरीवन एंड उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। एक बार कंफर्म करेंगे। तो आज हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं बल्कि पूरी हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर रहने वाला है और ये है लेक्चर नंबर 9 मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें कि आज हम लोग देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट और पूरा 1947 तक की जो हिस्ट्री है वो आज देखेंगे। यानी कि आज इंडिया को आज़ाद करेंगे और हिस्ट्री को भी आज़ाद करेंगे और आज हमारा हिस्ट्री का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, ताकि चीज़ें कॉन्टिन्यूशन में रहें तभी आज लेक्चर रखा है ना। और कल ब्रेक रहेगा। ठीक है, कल के बाद यानी परसों से हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सविना वज्ञा आंदोलन के से संबंधित जो कथन है वो आपको दिए गए, आपको बताना कौन सा सही है। इट वॉज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द RTC, यानी कि RTC के फेलियर के बाद लॉन्च हुआ था। ये बात बिल्कुल गलत है, बिकॉज जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके पहले ही शुरू हो गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किससे शुरू हुआ था जरा बताइए। स्टार्टेड विद दी डांडी मार्च। और डांडी मार्च कब स्टार्ट होता है? 12 मार्च को। कब तक चलता है? 6 अप्रैल तक, 24 दिन। 78 लोगों के साथ गांधी जी मार्च करते हैं फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू डांडी, जो कि नवसारी में पड़ता है। तो एक्चुअल में जो लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रिसाइड किया था, उसमें डिसाइड किया गया था कि हम लोग जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है पहली वाली, उसको बॉयकॉट करने वाले हैं। तो यानी कि पहली वाली राउंड टेबल अभी तक हुई नहीं थी, क्योंकि ये लॉन्च हो गया था मार्च में, और जो हुई थी आपकी जाके ठीक है, क्योंकि जो पहली वाली हुई थी वो 1930 में हुई थी। ठीक है, दूसरी वाली 1931 में हुई थी एंड तीसरी 1932 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, पूरा आपको क्रोनोलॉजी पता होना चाहिए कि किस तरीके से लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का 1929 में, जहाँ पे अप्रूव किया गया था CDM को। देन CDM लॉन्च हुआ था 12 मार्च 1930 को, जहाँ पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था। उसके बाद 1931 में, मार्च 1931 में पैक्ट होता है किसके बीच में? गांधी जी और इरविन के बीच में। देन उसके बाद कराची में सेशन होता है जिसको सरदार पटेल प्रिसाइड करते हैं, जहाँ पे इस पैक्ट को एंडोर्स किया जाता है, मान्यता दी जाती है बाई कांग्रेस। एंड देन उसके बाद 1931 के ईयर एंड में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। एंड इट वाज द ओनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कि गांधी जी और कांग्रेस पार्टिसिपेट करते हैं। सॉल्ट सत्याग्रह मार्क द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा। सॉल्ट सत्याग्रह डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट लोगों ने दिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में किसने दिया आप बताएंगे? बिहार में किसने एज अ साइट चूज़ किया था? नाखस पॉन्ड को। और जो धारसाना है वहाँ पे जो अनफिनिश्ड टास्क है गांधी जी का, वो किसने पूरा किया? बिकॉज जब ये मार्च कर रहे थे या फिर जब धारसाना में ये रेड मारने जा रहे थे गांधी जी, तभी इनको अरेस्ट कर लिया गया था मई 1930 में, और फिर इनको यरवदा जेल जो पूना में है वहाँ पे डाल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे फिर गांधी इरविन पैक्ट के लिए छोड़ा गया था। उसके बाद जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके आए थे तो फिर से 1932 में, अगर आपको याद हो, इरविन यहाँ से हट चुका था, विलिंगडन आ चुका था। विलिंगडन ने फिर गांधी को जेल में डलवा दिया। तो यहाँ से C राजगोपालाचारी थे, यहाँ से अंबिका कांत सिन्हा थे, और यहाँ से हमारी कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, इमाम साहिब थे, और मनीलाल जो गांधी जी के बेटे थे वो भी थे यहाँ पे। ओके, अगला है विद रेफरेंस टू द साइमन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज अपॉइंटेड टू सजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया। यस, कमीशंस इंक्लूडेड ओनली ब्रिटिश मेंबर्स। कमीशन में सिर्फ ब्रिटिश मेंबर ही थे। बिल्कुल बात सही है, तभी साइमन गो बैक के नारे लगे थे और साइमन कमीशन का सबने ही प्रोटेस्ट किया था एक तरीके से। ओके, एक्सेप्ट कुछ जैसे कि हिंदू महासभा ने नहीं किया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CDM। पेशेंट्स पार्टिसिपेटेड बाई रिफ्यूजिंग टू पे लैंड रेवेन्यू। द मूवमेंट वॉज कंप्लीटली सक्सेसफुल इन अचीविंग स्वराज। ऐसा नहीं है कि इसके बाद स्वराज आ गया था, ऐसा कुछ तो नहीं है। ऑप्शन नंबर A 1 ओनली आंसर होगा। ठीक है, विद रेफरेंस टू साइमन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्लोगन साइमन गो बैक वॉज रेज ड्यूरिंग इट्स अराइवल इन इंडिया। कब अराइव किया था इंडिया में जरा आप बताएंगे? इंडिया में साइमन कब आया था? लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कमीशन। तो ये बात बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर C। और इसी का बदला लेने के लिए फिर गांधी जी को जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी हैं, उन्होंने क्या किया था? सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। गलती से स्कॉट को मारना था लेकिन वो मर गया था। और एक साथ ही साथ इंडिया का मतलब इंडियन पुलिसमैन भी था जिनको भेजा गया था कि जाओ भाई इनका पीछा करो, तो उनको भी मार दिया गया था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर C, बोथ 1 and 2। 1927 में बना था ये कमीशन और 1928 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप ली कमीशन याद करो। ठीक है, रिकॉल करो। लिन लिथगो कमीशन मैंने आपको कुछ बताया था,
और मुडिमान जो कमीशन है वो बताया था मैंने आपको। तो जो ली कमीशन है वो उसका जो ब्रिटिश राज का जो फेलियर इन रिक्रूटिंग द सिविल सर्वेंट्स उसको लेके बनाया गया था, ये इंडियन एग्रीकल्चर को देखने के लिए बनाया गया था। मुडिमान कमीशन वॉज विद रिस्पेक्ट टू द डायर्किक डिस्पेंसेशन, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द CDM वॉज विदड्रॉन आफ्टर द गांधी रिवन पैक्ट, यानी CDM को विदड्रॉ कर लिया गया था, यस टेम्परी तौर से। द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन वर इमीडिएटली एक्सेप्टेड बाय द इंडियन लीडर्स, तो जो रिकमेंडेशन दी थी एक्सेप्ट कर ली थी, बिल्कुल नहीं। इसके अपोज में आपको पता है कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू की चेयरमैनशिप पे एक कमिटी बनाई थी जिसने नेहरू रिपोर्ट पब्लिश करी थी, फिर जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। मुस्लिम लीग ने इससे पहले 1927 में यानी आने से पहले ही उसने अपने दिल्ली प्रपोजल्स दे के रखे थे और जिन्ना के 14 पॉइंट्स थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 1 ओनली होगा। जैसे नेहरू रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशंस थे, जैसे कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं जॉइंट इलेक्टोरेट आने चाहिए, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे होना चाहिए, ठीक है, और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। तो इस तरीके की यहाँ पे डिमांड्स थी नेहरू रिपोर्ट में। अब आते हैं आगे देखते हैं, वैसे ही हम देख चुके हैं कल, रिवाइज करते हैं फिर से। कम्युनल अवार्ड हमें पता है कि रैमसे मैकडॉनल्ड था, उसने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था कि जो डिप्रेस क्लासेज हैं, जो दलित्स हैं, उनके लिए अब क्या होगा, उनके लिए भी अब सेपरेट इलेक्टोरेट होगा, ठीक है। अदर दैन जो मुस्लिम को तो मिल ही चुका था 1909 में, सिख, क्रिश्चियन, यूरोपियन और इन सबको भी मिल गया था, अगर आपको याद हो 1919 वाले में। तो यहाँ पे 1930 जो कम्युनल अवार्ड है उसमें किसको अनाउंस किया गया था, दलित्स को। ना सिर्फ दलित्स के लिए बल्कि मराठाओं के लिए भी अनाउंस किया गया था कि मराठास को भी सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेंगे, जो मराठा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है महाराष्ट्र में वहाँ पे। अंबेडकर जी पूरे सपोर्ट में थे इसके, लेकिन ध्यान रखिएगा कि गांधी जी सपोर्ट में नहीं थे। और कांग्रेस का अगर स्टांस देखें तो कांग्रेस ने ना तो इसको एक्सेप्ट किया ना तो रिजेक्ट किया। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है, ठीक है, कि जो लोग बाकी लोग हैं उनको नाराज़ करना। जैसे कि अभी अगर आपको पता हो तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है UGC, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी गाइडलाइंस निकाली हैं उसमें, और अभी आपको पता होगा शायद अगर, तो जो SC/ST एक्ट है उसके तहत अगर कोई भी जो SC/ST है, फिर इनफैक्ट OBCs को भी ऐड कर दिया इसमें, अगर उनके खिलाफ कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट अगर अत्याचार करता है अभी, ठीक है, या फिर उनके खिलाफ रिपोर्टिंग होती है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं अभी। और पहले प्रोविज़न था इसका, मतलब अपन न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसका विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट है वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि अगर किसी ने फेक कंप्लेंट कर दी है, तो अगर किसी ने फेक कंप्लेंट करी है तो उसके खिलाफ भी चार्जशीट बनाई जा सकती है, उसके खिलाफ भी मतलब कुछ तो सज़ा का प्रावधान था अगर किसी ने झूठी ही किसी पर वो कर दी है, ठीक है, झूठा ही ब्लेम लगा दिया है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है, यानी कि अगर किसी ने झूठा ब्लेम लगा दिया किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट पे भी कि इसने मेरे साथ इस तरीके से किया है और वो बाद में झूठा पाया गया, तो जिसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है उस पर कुछ नहीं होगा। तो यही कारण है कि क्यों जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं इसका अपोज कर रहे हैं। तो इसीलिए कांग्रेस ने ना तो इसको एक्सेप्ट किया ना तो रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि कांग्रेस एंटी दलित पार्टी के तौर पे खुद को प्रोजेक्ट कर देती, और सपोर्ट करने का मतलब है कि जो बाकी जो जनरल कैटेगरी के वो इसको अपोज करते। तो काफ़ी ये पॉलिटिकल मुद्दा था जिसकी वजह से कांग्रेस ने ना तो इसको एक्सेप्ट किया था ना तो रिजेक्ट किया था। बाद में हमें पता है कि गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में एक जॉइंट पैक्ट होता है यरवदा जेल पूना में ही 1932 में, जहाँ पर यह डिसाइड किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि जो डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, और जो रिजर्व सीट्स हैं डिप्रेस क्लासेस के लिए, दलित्स के लिए, उनको और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, उनको बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन है उसको हटा देंगे, लेकिन जो रिजर्व सीट्स हैं उसको और बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो खैर ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं। देन हमने ये भी देखा था एंटी अनटचेबिलिटी लीग, जो बाद में हरिजन सेवक संघ बन गया, 1932 में गांधी जी ने बनाई थी, और हरिजन करके एक वीकली न्यूज़पेपर भी निकाला था हरिजन के लिए। और ऐसा गांधी जी का मानना था कि हमें एसिमुलेट करना होगा इन लोगों को सोसाइटी में जो दलित्स हैं, और उनको एसिमुलेट करेंगे तभी जो है उनका उत्थान हो पाएगा। अगर उनको हम स्पेशल चीज़ें देते रहेंगे ऐसा, तो काइंड ऑफ उनको हम अलग कर रहे हैं, और जो सोसाइटी में जो डिमार्केशन है और उसको उस लाइन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसा गांधी जी का मानना था। खैर फिर हमें पता है कि जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें प्रोविजन था 10 साल बाद कमीशन बनेगा, वो हमें पता है 8 साल बाद साइमन कमीशन बना। फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक वाइट पेपर पब्लिश होता है, मतलब जिसमें उस सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करी जाती हैं, एंड उसी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया जाता है, और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट से निकल के आता है। और इसके बेसिस पे हमने देखा था कि 1937 में इलेक्शंस होते हैं, सब आगे निकल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो 1937 में इलेक्शंस होते हैं, कांग्रेस को 11 में से 8 में मेजॉरिटी मिल जाती है, पंजाब बंगाल सिंध में मेजॉरिटी नहीं मिलती है। कहीं कहीं पे यूनियनिस्ट पार्टी जो फजलुल हुसैन ने बनाई थी, और कहीं कहीं पे
जो कृषक पार्टी है, ठीक है, सृजन कृषक पार्टी, उसने भी यहाँ पे कहीं कहीं कोलिशन गवर्नमेंट बनाई मुस्लिम लीग के साथ मिलके, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से हमारा नया, क्योंकि ये यहाँ तक तो हम कल पढ़ चुके थे, इनफैक्ट हम हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन भी पढ़ चुके थे, ठीक है, लेकिन हमने ये 1934 का कांग्रेस का सेशन नहीं देखा था। 1934 में ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म होता है। कौन फाउंडर थे? जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, आचार्य नारायण देव थे और मीनू मसानी। ये लोग मिल के कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाते हैं 1934 में, ठीक है। और 1936 में जो लखनऊ का सेशन होता है कांग्रेस का, वहाँ पे ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया जाता है बाई स्वामी सहजानंद सरस्वती। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आई थिंक ऊपर आ गया उसके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सरस्वती, ठीक है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा बनाते हैं। तो 1934 में सोशलिस्ट पार्टी बनती है और 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा, ठीक है। 1937 का कांग्रेस का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फैज़पुर में होता है, पहला सेशन होता है जो किसी गांव में होता है। इट वॉज द फर्स्ट सेशन टू बी हेल्ड इन विलेज। तो अभी कांग्रेस क्या है कि बड़े बड़े शहरों में सेशंस ना रख के छोटे छोटे शहरों या गांव में सेशंस को रख रही थी। तो फैज़पुर पहला ऐसा बना था जगह जहाँ पे गांव में सेशन हुआ हो कांग्रेस का कोई। जलगांव जो जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, वहाँ पे है फैज़पुर नाम का गांव, और इसको प्रिसाइड किसने किया था? नेहरू ने प्रिसाइड किया था। देन 1938 का और 1939 का हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो 1938 का हरिपुरा सेशन है, जो कि हरिपुरा गुजरात में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जी ने को यहाँ पे इलेक्ट किया गया था एज प्रेसिडेंट, एंड यहीं से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस या आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बनना शुरू हो गया था गांधी जी और बोस जी के बीच में। यानी कि एक तरीके से दोनों लोगों के बीच की जो थिंकिंग है कि कांग्रेस को या फिर हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट को, इंडिपेंडेंस मूवमेंट को किस दिशा में लीड करना है, किस दिशा में लेके जाना है, कैसे लीड करना है, उसको लेके गांधी जी और बोस जी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस थे। अब कांग्रेस गांधी जी को एज अ फादर फिगर देखती थी, लेकिन प्रेसिडेंट हैं ये, चलेगी इनकी, लेकिन मानते सब लोग इनकी हैं। तो इसीलिए गांधी जी का ऐसा था कि ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए फिर क्या हुआ था, 1939 में उन्होंने खुद का रिप्रेजेंटेटिव, खुद नहीं खड़े हुए थे, उन्होंने खड़ा किया था किसको? उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था। अगला जो सेशन होने वाला था त्रिपुरी में, त्रिपुरी जगह पड़ती है एमपी में, किसको खड़ा किया था उन्होंने? गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया। और होता ये है, ठीक है, होता यह है कि पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं सुभाष चंद्र बोस, और हारने की वजह से गांधी जी को काफ़ी सेटबैक लगता है और गांधी जी इसको अपने पर्सनल डिफीट के तौर पे देखते हैं और उन्हें बोलते हैं कि ये डिफीट को मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ एंड इट इज़ माय पर्सनल डिफीट एंड आई विश बोस जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी को पूरा वो विश करते हैं उनको, ठीक है, एज अ प्रेसिडेंट, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। 1938 में हमने देखा भी था कि नेशनल प्लानिंग कमेटी भी बनाई जाती है सुभाष चंद्र बोस द्वारा, जहाँ पे पहले जो चेयरमैन बनते हैं वो जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, ठीक है, 1939 में। अब 1930 यहीं तक हमने पढ़ा था। अब 1939 में क्या होता है? वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक। दूसरा विश्व युद्ध किनके बीच में होता है? तो एलाइड पावर्स और एक्सिस पावर के बीच में होता है। यानी एक साइड है ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर, और दूसरी साइड है जर्मनी, इटली और जापान। ध्यान रखने वाली बात यह है कि यूएसए और यूएसएसआर पहले से वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन और फ्रांस के साथ नहीं थे। ब्रिटेन और फ्रांस अकेले ही, मतलब काइंड ऑफ ब्रिटेन फ्रांस थे, और यहाँ पे जर्मनी, इटली, जापान थे, यानी कि इनका पल्ला कहीं ना कहीं भारी था। और इसकी वजह से होता क्या है कि ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा डर होता है। क्यों डर होता है? डर इसलिए होता है, अभी देखिएगा आप, क्योंकि देखो पहले तो हम ये समझते हैं कि होता क्या है यहाँ पे। होता ये है कि ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन की सबसे बड़ी कॉलोनी इंडिया थी, इंडिया से सोल्जर्स चाहिए थे। अब इंडिया से सोल्जर्स तो आप तभी ले पाओगे जब इंडियंस आपके सपोर्ट में हो, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने बोल दिया कि इंडिया भी वर्ल्ड वॉर 2 में एलाइड पावर के साथ है, जबकि ऐसा कुछ तो था नहीं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो पार्टी थी कांग्रेस, उससे किसी ने राय नहीं ली, ना तो और किसी पार्टी से कोई राय ली गई। अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया ब्रिटेन का सपोर्ट कर रहा है इस वर्ल्ड वॉर 2 में। आईएनसी ने इसको प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध व्यक्त करते हुए, जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ में इसको इलेक्ट किया गया था, अभी हमने देखा 1937 में इलेक्शंस हुए थे, तो वहाँ पे उसको मेजॉरिटी मिली थी 8 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में, तो वहाँ हर जगह से इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। क्यों रिज़ाइन दे दिया था? कारण इसका ये था कि बिना कांग्रेस से पूछे, विच वॉज द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट टाइम, बिना उससे पूछे सपोर्ट इंडिया का बोल दिया कि वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया सपोर्ट में है ब्रिटेन के। इस वजह से नाराज़ होकर आईएनसी ने रिज़ाइन कर दिया मिनिस्ट्रीज से, ठीक। आफ्टर रिजाइनिंग आईएनसी मेड ऑफर्स टू लेन लेथगो, तो कांग्रेस मिली, वाइसरॉय उस टाइम का लेन लेथगो था, कि अभी भी मौका है, हम तुम्हारा सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बोलो, हमें ये क्लियरली बताओ कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तुम हमें इंडिपेंडेंस ग्रांट कर दोगे।
ऐसा कांग्रेस का कहना था कि हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बस तुम हमें इंडिपेंडेंस दे दो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, हम फुल सपोर्ट दिखाएंगे तुमको। होता क्या है, लिनलिथगो मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कांग्रेस ने कहा भुगतो फिर अकेले, हम तो सपोर्ट में नहीं है, ध्यान रखना। तो होता क्या है अभी यहाँ पे, ठीक है, डिमांड्स वर डिमांड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियन पीपल, यानी कि एक वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए। डिमांड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फुली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट बोथ प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेवल, यानी प्रोविंशियल पे भी और सेंटर, क्योंकि प्रोविंसेस पे तो कहीं ना कहीं थी, सेंटर में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड थी बाई दी कांग्रेस, लेकिन वो लिनलिथगो ने नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो अब वैसी बात है कि उतने ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पे ब्रिटिशर्स को देखने को नहीं मिला। जब नहीं मिला तो लिनलिथगो पर प्रेशर बनाया गया कि भाई सपोर्ट लो यार इंडियंस का। तो लिनलिथगो ने अगस्त के महीने में एक ऑफ़र दिया, जिसको बोलते हैं अगस्त ऑफर 1940 में, क्योंकि देता है तो इसलिए इसको अगस्त ऑफर बोलते हैं। कोई इंसान आया नहीं था ब्रिटेन से जिसके नाम पे अगर हम इसका नाम रखें, अगस्त महीने में दिया गया था, इसलिए अगस्त ऑफर बोलते हैं, सिंपल। इसमें लिनलिथगो बोलता है क्या, प्राइम मिनिस्टर चर्चिल था उस टाइम पे, विंस्टन चर्चिल। इसमें लिनलिथगो उस टाइम बोलता है कि देखो जब ये हमारा वॉर हो जाएगा तो हम तुम्हें डोमिनेंस स्टेटस ग्रांट करेंगे, ठीक है, इंडियन मतलब हम तुम्हें डोमिनेंस स्टेटस देंगे। इंडियन शुड क्रिएट देयर ओन, मतलब आप जब खत्म हो जाएगा वॉर तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आप क्रिएट कर लेना और उसमें ज़्यादातर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। एक वॉर एट टाइम एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करेंगे कि जब तक युद्ध चल रहा है तब एक एडवाइजरी काउंसिल बनेगी और उसमें यानी कि सलाहकारी युद्ध परिषद बनेगा और उसमें क्या होगा, उसमें इंडियंस भी होंगे, यानी कि इंडियंस वो सब देख सकते हैं किस तरीके से वॉर चल रहा है, किस हिसाब से अगर कोई डिसीजन लेना है वॉर को लेके तो उसमें इंडियंस का भी की रोल रहेगा। और साथ ही साथ माइनॉरिटीज़ को भी ये पावर दी गई कि बिना माइनॉरिटीज़ से पूछे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन नहीं किया जाएगा, फिर संविधान नहीं बनेगा बिना माइनॉरिटी के परमिशन के। माइनॉरिटी मतलब वही आपके मुस्लिम, सिख, ये सब माइनॉरिटी में थे। वैसे माइनॉरिटी में तो क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध ये भी थे, लेकिन मेन अगर माइनॉरिटी में भी अगर मेजॉरिटी बात करें, मेन माइनॉरिटी कौन थे तो आपके क्रिश्चियंस थे एंड मुस्लिम्स थे, ठीक है। अब ये ऑफर ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देगी, कारण वो डोमिनेंस स्टेटस दे रही थी और 1929 के लाहौर सेशन में कांग्रेस पहले ही बोल चुकी थी कि हमें तो चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो डोमिनेंस स्टेटस तो वॉज डेड एज डोर नेल, ठीक है। तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर अगस्त ऑफर को नेहरू बोलते हैं डेड एज डोर नेल, ठीक है, डेड एज डोर नेल। ये नेहरू का स्टेटमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू दी अगस्त ऑफर, ठीक है, क्योंकि उनका गोल तो पूर्ण स्वराज हो चुका था 1929 के लाहौर सेशन में। डोमिनेंस स्टेटस से तो कोई अभी मतलब था नहीं। होता क्या है, कांग्रेस इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करती है, कोई बड़ा मूवमेंट नहीं लॉन्च करती है सीडीएम की तरीके। कारण उसका ये होता है कि मतलब गांधी जी का एक आइडियोलॉजी था कि ठीक है ब्रिटिशर्स का इस टाइम पे, क्योंकि उनकी ऐसी तैसी खुद लंका लगी पड़ी है, तो हम ज़्यादा अपोज अभी नहीं करते हैं। लेकिन ये भी ना समझें ब्रिटिशर्स कि हम वीक पड़ गए हैं या इस तरीके से, तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रोटेस्ट व्यक्त करेंगे, लेकिन इतना एक बड़ा मूवमेंट लेके नहीं आएंगे जिससे ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्योंकि फेस करनी पड़ रही वर्ल्ड वॉर 2 में और यहाँ भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े। और एक और थोड़ा सा एक साइड था एंड दैट वाज कि अगर आप देखो तो जर्मनी वॉज ऑन दी अदर साइड, जर्मनी वॉज ऑन दी अदर साइड। अब जर्मनी जो है यहाँ पे नाजीज़ का रूल था, ठीक है, नाजी जर्मनी, ये हिटलर आपको पता है। तो ये था कि अगर ब्रिटेन वॉर हार जाता है, ठीक है, तो अगर ब्रिटेन वॉर हार जाता तो ऐसा तो है नहीं कि ये लोग जो हैं, जो जर्मनी वाले ही सब लोग कोई भलासन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, अपनी कॉलोनीज़ बचाने के लिए बस लड़ रहे हैं। सिंपल सी बात है, अपनी कॉलोनीज़ बचा रहे हैं। तो अगर यहाँ से ब्रिटेन जाएगा तो हो सकता है, क्योंकि जापान तो साइड में ही बैठा हुआ है भाई, जापान तो साइड में ही बैठा हुआ है और जापान की कॉलोनीज़ हैं और धीरे धीरे जापान यहाँ पे भी आने लगा था। तो फिर ये था कि अगर ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो वो भी थोड़ी लिए हमारी दिक्कत का वो हो सकता है, लेकिन अपनी डिमांड्स तो रखनी ही है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के तौर पे अपनी डिमांड्स को रखा गया टू शो दैट वी रिजेक्ट योर अगस्त ऑफर। ओके 1940 में गांधी जी ने बोला कि हर एक जो एक आदमी आएगा वो सत्याग्रह देगा, एक आदमी आएगा सत्याग्रह देगा। ब्रिटिशर्स ने अगर उन्हें नहीं पकड़ा, हिरासत में लिया, तो वो दिल्ली चलो का कैंपेन लॉन्च करेगा, यानी कि वो दिल्ली की तरफ कूच करेगा, ठीक है। तो आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने हम आगे देखेंगे भूदान आंदोलन भी शुरू किया बाद में जाके, ठीक है, तो आचार्य विनोबा भावे ने ही 1940 में पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही बने। दूसरे बने जवाहरलाल नेहरू और तीसरे बने ब्रह्मदत्त। पहले दूसरे तो जनरली लोगों को पता होता है, तीसरे में मिस आउट कर जाते हैं। तो ब्रह्मदत्त वॉज द थर्ड जिन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह दिया। ओके, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1940, यानी क्रांतिकारी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1940 में हुई थी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। अब होता क्या है, 1941 की बात है, 1941 में
जब जर्मनी रशिया पर अटैक करता है, और ठीक है, जबकि रशिया भी वर्ल्ड वॉर में था नहीं, 2 में, ठीक है, कुछ कारण बनते हैं जिसकी वजह से जर्मनी रशिया पर अटैक करता है। और दूसरा जो जापान होता है वो यूएसए के पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है। पर्ल हार्बर अगर देखेंगे तो ये एक जगह पड़ती है, जैसे ये यूएसए, अगर आपको ज्योग्राफी याद आ रही हो तो ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे प्रशांत महासागर है, साउथ अमेरिका है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने आपको हवाई आइलैंड्स अगर आपको याद हो बताया था, याद है यहाँ पे कौन सा वोल्केनो हमें देखने को मिले थे और यहाँ पे किस तरीके के वॉल्केनिज्म देखने को मिलती है, तो यहीं पे डायमंड हार्बर। तो यहाँ पे दिखाता हूँ अगर मैप होगा तो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा बिकॉज ओके है तो यहाँ पे पड़ता है कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे वही हवाई आइलैंड जहाँ मौना लोआ मौना किया है, जो कि एक तरीके के शील्ड वोल्केनो है जो हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म शो करता है ना, एंड जहाँ पे प्लेट के बीचों बीच जहाँ में वोल्केनो देखने को मिलता है, दैट इज़ हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, अटैक कर देता है जापान। 1941 की बात है। क्यों अटैक करता है? अटैक इसलिए करता है सो दैट कि ये जो यूएसए है इसको, क्योंकि यहाँ पे यूएसए की कॉलोनीज़ वगैरह भी थी और यहाँ पे टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहता था जापान। यहाँ पे रिसोर्सेज भर के थे साउथ ईस्ट एशिया में, तो साउथ ईस्ट एशिया में रिसोर्सेज को हथियाना चाहता था जापान। इसलिए ये सब जितने भी सिंगापुर मलेशिया इन सब पे कब्जा करना चाहता था जापान। वैसे जापान ने सिंगापुर पे कब्जा कर लिया था और यहाँ पे ये जो पर्ल हार्बर आप जगह देख पा रहे हैं, यहाँ पर अटैक किया था जो यूएसए की टेरिटरी, क्योंकि यूएसए की फ्लीट यहाँ पे रहती थी, यानी कि सब है ना, जहाज वगैरह सब कुछ यहाँ पे रहते थे। तो यहाँ पर इन्होंने अटैक किया सो दैट कि इनको प्रॉब्लम ना हो यूएसए की तरफ से। कल को इनको चाइना पे भी अटैक करना था, तो यूएसए एक प्रॉब्लम ना बन जाए, तो इसलिए यहाँ पर अटैक कर दिया। और दिस मार्क द एंट्री ऑफ यूएसए इन द वर्ल्ड वॉर 2। जैसे जर्मनी ने रशिया पर अटैक कर दिया, दिस मार्क द एंट्री ऑफ द यूएसएसआर और रशिया इन द वर्ल्ड वॉर 2, उसी तरीके से यूएसए, तब तो यूएसएसआर ही होता था, रशिया तो नहीं था, यूएसएसआर ही था, जिसमें ये सब जो आज लड़ रहा है यूक्रेन वगैरह, सब इसी के अंदर आते थे यूएसएसआर में। तो और यूएसए भी जापान के अटैक के बाद इन दी पर्ल हार्बर दिसंबर 1941 में अटैक किया था। तो 1942 आते तक यूएसए और यूएसएसआर भी दोनों आ चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 में। अब दिक्कत थी जापान के लिए बहुत ज़्यादा, ठीक। अब यहाँ पे दिक्कत ब्रिटेन के लिए इनिशियली अगर बात करेंगे तो यहाँ पे पर्ल हार्बर के अटैक के बाद यहाँ पे सिंगापुर और ये पूरा जो आज का म्यांमार है, जो उस टाइम पे बर्मा होता था, कब्जा कर लिया जापान ने। अब ब्रिटेन के लिए बड़ी मतलब काइंड ऑफ नहीं, लप लप धप लप होने लगी। क्यों? कारण उसका ये था कि भाई बर्मा तक आ चुके हैं, इंडिया पर अटैक दूर नहीं है बस जापान का, और इंडिया पर अटैक होने ही वाला है जस्ट, ठीक है। तो ये डर था किसको? ये डर था ब्रिटिशर्स को कि यहाँ पे अब जापान इन सबको ऑक्यूपाई करने के बाद अब किस पे अटैक करने वाला है? इंडिया पे। वो कभी कर नहीं पाता है वो बात अलग है, लेकिन उसकी पूरी मंशा यहाँ तक आ चुका था, बस अटैक ही करने वाला था कि कुछ हुआ। क्या हुआ वो अभी देखेंगे, लेकिन ये आपको बात समझ में आई। तो जब म्यांमार तक को भी कब्जा कर लिया इसने, बर्मा को, दैट इज़ जापान ने, तब फिर से एक मिशन भेजा गया इंडिया की तरफ बाय द ब्रिटेन। यहाँ पे एक स्टेफोर्ड क्रिप्स करके इंसान हुआ, उसको भेजा गया कि भाई जाके कुछ देख के आओ यार। 1942 में इसको भेजा गया, उसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन, ठीक है। इसको ऑफर देके भेजा गया और क्रिप्स ने क्या ऑफर दिया? वही डोमिनियन स्टेटस, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, ठीक है, टू बी फ्रेम टू वुड बी फॉर्म्ड टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। दिस असेंबली वुड हैव मेंबर्स सिलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज एंड ऑल्सो नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसली स्टेट। एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो देश के लिए नया संविधान तैयार करेगी। इस सभा में प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुने गए रियासी राज्यों द्वारा नामित सदस्य होंगे, यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे, ठीक है, और डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा। एंड गांधी वाज लाइक, क्या भैया ये फिर से वही तुम दे रहे हो? तो इट इज़ लाइक अगेन अ पोस्ट डेटेड चेक, क्योंकि स्टार मार्क लगा हुआ था। ये हर चीज़ जो हम वादा कर रहे हैं ना, ये सब वॉर के बाद मिलेंगी। इट इज़ लाइक कि मैंने तुमको बोल दिया कि ये दूंगा मैं तुम्हें, वो दूंगा, लाइक कि भाई ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी, तुम्हें थाईलैंड ट्रिप दूंगा, या फिर तुम्हें थार दूंगा, या तुम्हें ठीक है उद्धार दूंगा, या फिर ये सब दूंगा वो दूंगा, ठीक है, अपनी ज़मीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। स्टार मार्क लगा दिया, और स्टार मार्क लगा के खूब सारे उसमें प्रोविज़न ऐड कर दिए। जैसे प्रोविज़न मैंने ऐड कर दिया
कि जब तुम मेरे कास्ट के होगे तभी मैं तुमको दूंगा। फिर दूसरा प्रोविज़न मैंने हो सकता है उसमें ऐड कर दूं कि तुम्हारी उम्र जो है वो 22 साल से कम होनी चाहिए। इस तरीके से मैं प्रोविजंस ऐड कर दूं। तो वही केस काइंड ऑफ इसमें प्रोविज़न था, दैट वाज कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी तो बट आफ्टर दी वॉर, और वो भी क्या मिल रहा है, डोमिनेंट स्टेटस। तो इसको बोला पोस्ट डेटेड चेक। गांधी ने क्या बोला, लिखा हुआ आई थिंक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। फेलिंग बैंक मतलब एक जो बैंक फेल कर रही है वो चेक दे रही है, और वो भी पोस्ट डेटेड है। फेलिंग बैंक इसलिए क्योंकि आप देखो जापान कब्जा कर चुकी थी म्यांमार तक में, सिंगापुर साउथ ईस्ट गया था पूरा उसके हाथ से, और ये भी उसके हाथ से गया क्या, म्यांमार। तो इसीलिए वो समझ में आ रहा था उस टाइम भी कि ब्रिटेन बैकफुट पे है वर्ल्ड वॉर 2 में पूरी तरीके से। तो गांधी जी ने बोला इट इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक, और इसके फेलियर पे, ठीक है। एनी यहाँ पे और भी हैं, जैसे एनी प्रोविंस अनविलिंग टू ज्वाइन इंडियन डोमिनियन कुड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन एंड हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता इंडिया को तो अपना खुद का संविधान रख सकता है, जो कि अगेन ये तो कांग्रेस कभी चाहता ही नहीं था कि इंडिया का डिवीजन हो। अब गांधी जी क्या करते हैं, जैसे कि अगस्त ऑफर के फेलियर में इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह लॉन्च करते हैं, उसी तरीके से क्रिप्स मिशन के फेलियर में वो क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, यानी भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च करते हैं। ठीक, क्लियर है। ठीक है सर, हम खुद ले लेंगे थार एंड ट्रिप भी, थैंक यू इतने क्लॉजेज। अच्छा, तो क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी लॉन्च करते हैं 1942 में। कब लॉन्च करते हैं, अगस्त में, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं, ध्यान रखना। किसको, क्विट इंडिया मूवमेंट को। जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा महाराष्ट्र में मिलती है, जहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया जाता है और इसको रेटिफाई किया जाता है गोवालिका टैंक बॉम्बे में। ठीक, और फाइनली ध्यान रखना, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी अगर आपको याद क्या हो बताओ जल्दी से कमेंट में, कब बनाई गई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी 15 सदस्यों की। तो ये बनाई गई थी नागपुर का जो 1920 का सेशन हुआ था वहाँ पे। तो गोवालिका टैंक बॉम्बे में इसको रेटिफाई किया गया एंड 8 अगस्त 1942 को फाइनली गांधी लॉन्च्ड क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च कर दिया, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इन रिस्पॉन्स टू द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के फेलियर में अगस्त क्रांति को लॉन्च किया गया, विच वॉज इनिशियली नॉट सस्पेंडेड बाई नेहरू एंड हिंदू महासभा, नॉट सपोर्टेड बाई नेहरू एंड हिंदू महासभा। ध्यान रखिएगा, ये पर्टिकुलर जो वर्ल्ड वॉर 2 था, मुस्लिम लीग का इसमें इंस्टेंस क्या था वो भी चलो अभी देख लेंगे बाद में। अभी ये चीज़ देख रहे हैं तो इसको पहले यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग अभी बाद में पूरा समझेंगे। तो विच वॉज इनिशियली नॉट सपोर्टेड, तो इनिशियली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको सपोर्ट काइंड ऑफ नहीं किया गया था, एंड हिंदू महासभा के द्वारा भी, बट खैर बाद में तो आ जाते हैं। और होता यह है कि पहले दिन ही, जिस दिन लॉन्च होता है 8 अगस्त 1942 को, बड़े जो मेजर लीडर्स है कांग्रेस के उन सब की अरेस्ट हो जाती है, ठीक है। और अरेस्ट होने की वजह से क्या होता है, ये लीडरलेस मूवमेंट बन जाता है पहले दिन ही, ठीक है। डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था, यानी एक तरीके से फाइनल अल्टीमेटम था बाई गांधी जी टू दी पीपल ऑफ इंडिया कि अब ये मौका आ चुका है, करो या मरो, यानी कि या तो आज़ाद कराओ इंडिया को या आज़ाद कराने के प्रोसेस में अपनी जान दे दो, शहीद हो जाओ। ये स्पीच इन्होंने अगेन वही ग्वालिका टैंक मैदान जो है वहाँ पे दिया था, ठीक है। अरुणा असफ अली प्रिसाइडेड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी, यानी कि सब लोग जब जेल में चले गए तो उसके बाद अरुणा असफ अली ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो सेशंस हैं उनको प्रिसाइड किया। उन्होंने ग्वालिका टैंक में झंडा भी फहराया और इसी के साथ साथ जो उषा मेहता हैं उन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो भी चलाया, जिससे कि लोगों को संबोधित किया जाता था। जो लोग लीडर्स अभी तक नहीं अरेस्ट हुए हैं वो लोग संबोधित करते थे और उसकी फ्रीक्वेंसी मद्रास तक कैच करती थी। इन्होंने बॉम्बे में इसको सेटअप किया था उषा मेहता ने, क्या, अंडरग्राउंड रेडियो, ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो। ऑलराइट, स्पेसिफिक अपील्स मेड बाय गांधी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी द्वारा की गई खास अपीलें क्या थी। टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स गांधी एडवाइज नॉट टू रिजाइन, उन्होंने बोला था रिजाइन मत करना फ्रॉम देयर पोस्ट, बट इंस्टेड अर्ज्ड देम टू रिमेन लॉयल टू द कॉज ऑफ द आईएनसी एंड वर्क अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज सप्ली, यानी कि सूक्ष्म रूप से ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ काम करें और फायर वगैरह, मतलब वही है कि रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। काम अभी पोस्ट में रहो, बरकरार रहो, लेकिन काम करने की ज़रूरत नहीं है। सोल्जर्स को बोला गया था कि आप भी रिज़ाइन मत करो, लेकिन ऑर्डर्स मानने से मना कर दो और अपने फेलो जो कंपैट्रियट्स हैं उन पे अगर फायर करने को बोला जाए आपसे तो मत करिएगा।
गांधी अपील टू पेशेंट्स टू विदहोल्ड रेंट पेमेंट्स, यानी गांधी ने किसानों से अपील करी कि यदि जमींदार या जमींदार ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान हो तो वे किराया देने से रोकें। ठीक है, अपील टू पेशेंट्स टू विदहोल्ड रेंट पेमेंट्स इफ द लैंडलॉर्ड्स टू द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, और द जमींदार वर लॉयल टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जमींदारों को पेमेंट नहीं करना अगर वो लॉयल है ब्रिटिशर से तो। ठीक है, ही एनकरेज द पीपल लिविंग इन द प्रिंसली स्टेट्स टू सपोर्ट द रूलर इफ द रूलर वॉज एंटी ब्रिटिश, यानी उसका सपोर्ट तभी करो अगर वो एंटी ब्रिटिश है, अगर आपका जो रूलर है। क्योंकि ऐसे समझ लो कि अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैप पे आपको देखने को समझ में मिलेगा कि किस तरीके से जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट कंट्रोल था, एक तो वो जगह थी, और एक जहाँ पे राजे रजवाड़े अभी भी रूल कर रहे थे इन दी नेम ऑफ ब्रिटिशर्स। ऐसा नहीं था इंडिपेंडेंट रूल कर रहे थे वो, सिंपल सी बात है, ब्रिटिशर्स ने तो सब कुछ ही ऑक्यूपाई करके रख लिया था, सब कुछ ही जीत लिया था उन्होंने, तो वो रूल कर रहे थे वहाँ पे अभी भी राजे रजवाड़े, लेकिन ब्रिटिशर्स के नाम पे। तो वो हैं आपके प्रिंसली स्टेट, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर, प्रिंसली स्टेट यानी कि जो रियासी है रियासी राज्य हैं, तो वहाँ पे उनका सपोर्ट तभी करने को बोला गया अगर वो एंटी ब्रिटिश है, नहीं है तो सपोर्ट नहीं मत करो। ठीक है, मार्टायर्स की अगर बात करेंगे, शहीद की बात करेंगे, तो कुशाल कुंवर होंगे शहीद। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में शहीद हो गए थे, कुशाल कुंवर, और कनकलता बरुआ। ठीक है, कनकलता बरुआ, नॉट कनकलता, ठीक है, कनकलता बरुआ होंगी ये, जिनको कि मार डाला गया था बाय द ब्रिटिश फोर्सेस ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़, ये उषा मेहता वाला मैंने आपको पॉइंट बता दिया है कि यहाँ पर अंडरग्राउंड रेडियो चलाया गया था। ठीक है, अंडरग्राउंड रेडियो यहाँ पे स्टार्ट किया गया था बाई उषा मेहता जी। पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुई थी जब सब लीडर्स की अरेस्ट हो गई थी, तो जैसे बलिया में, तामलुक में, सतारा में, यहाँ पे समानांतर सरकार बन गई थी, सरकारें बना दी गई थी। सरकारें मतलब एक तरीके की टेम्प्रेरी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी गई थी कि भाई यहाँ पे हमारी सरकार, जैसे बलिया में चिट्टू पांडे, तामलुक में जातीय सरकार, सतारा में प्रति सरकार जो कि वाई बी चौहान और नाना पाटिल ने बनाई थी। तो ये ध्यान रखना, पैरेलल गवर्नमेंट बलिया की, तामलुक की और सतारा की। ठीक है, अब आते हैं मुस्लिम लीग पे। देखो, मुस्लिम लीग जो है, जब कांग्रेस ने मिनिस्ट्री से रिज़ाइन किया 1939 में, क्यों रिज़ाइन किया था? क्योंकि बिना कांग्रेस से पूछे या फिर किसी पार्टी से पूछे इंडियंस का सपोर्ट बोल दिए थे ब्रिटिशर्स कि वो ब्रिटेन के साइड है इंडिया। ठीक, तो जब कांग्रेस ने रिज़ाइन किया तो इन्होंने उसको सेलिब्रेट किया मुस्लिम लीग ने एज अ डे ऑफ डिलीवरेंस, लिखा नहीं, आगे लिखा होगा, डे ऑफ डिलीवरेंस के तौर पे 1939 में। ठीक है, वो इफ्तार बांट रहे हैं और मज़े आ रहे हैं उनको पूरे कि वाह वाह वाह। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग पूरी तरीके से सपोर्ट में थी किसके? ब्रिटिशर्स के, इन वर्ल्ड वॉर 2। उनको ये था कि अगर मान लो कि क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सेसफुल हो भी जाता है तो क्या, तो हमें तो पाकिस्तान नहीं मिलेगा। क्योंकि आप ये समझो, 1933 में पहली बार रहमत अली करके हुए एक, आई थिंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में शायद, या फिर ऑक्सफोर्ड, हाँ हार्वर्ड में ही था आई थिंक। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे रहमत अली, उन्होंने सबसे पहली बार पाकिस्तान आई नहीं था उसमें, बाद में लगा। ठीक है, तो ये वर्ड उन्होंने सबसे पहले टर्म को कॉइन किया था। एंड वी नो, इतना तो सभी को पता होगा, चाहे हिस्ट्री कभी पढ़ी हो ना पढ़ी हो, कि जिन्ना था एक जो पाकिस्तान 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 की मांग को लेके बैठा हुआ था, और वही पाकिस्तान का फाउंडिंग फादर भी माना जाता है। उसका ये मानना हो चुका था। एक्चुअल में हुआ क्या था, पहले वो कांग्रेस का मेंबर था, वी ऑल नो। ठीक है, कि जिन्ना वॉज अ मेंबर ऑफ कांग्रेस, था कांग्रेस का मेंबर, और कांग्रेस का मेंबर था। उसके बाद हमें पता 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है, 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है। उसके बाद वो मुस्लिम लीग की भी सदस्यता ले लेता है, नहीं दोनों का मेंबर था, और दोनों में सुलह करवाने की पूरी कोशिश करता रहता था। 1916 में अगर याद हो, लखनऊ में सेशन हुआ था और ज्वाइंट पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। हुआ था कि नहीं हुआ था? किसने प्रेसाइड किया था, जरा कमेंट में लिखो। तो वहाँ पे हमें पता है कि एक्सट्रीमिस्ट को ले लिया गया था कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के अंदर, क्योंकि 1907 में स्प्लिट हो गया था सूरत में, तो एक्सट्रीमिस्ट को भी ले लिया गया था। ज्वाइंट पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, जिसको अंबिका चरण मजूमदार ने प्रेसाइड किया था। उसमें जिन्ना का सबसे बड़ा रोल था क्योंकि दोनों का मेंबर था। ठीक है, वो बड़ा सेकुलर टाइप का आदमी हुआ करता था तब, जिन्ना की अगर बात करें तो। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव कि जिन्ना एक हिंदू फैमिली से आता था। यस, जिन्ना के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे दे वर हिंदू। ठीक है, फिर बाद में वो कन्वर्ट हुए एंड हिज फादर वॉज अ मुस्लिम, देन ही वॉज अ कट्टर मुस्लिम तो नहीं था, एंड ही वॉज काइंड ऑफ सेकुलर पर्सन, बहुत सेकुलर पर्सन था। और यही कारण था कि क्यों 1916 का जो सेशन हुआ था, जहाँ पे लखनऊ में हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाने में जिन्ना का काम किया था जिन्ना ने, तो फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी बोला गया था जिन्ना को। फादर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी किसको बोला गया था? जिन्ना को।
ठीक है, ये ध्यान रखना, बाई सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू जो कि कांग्रेस की पहली महिला, भारतीय महिला अध्यक्ष थी, जो कि कानपुर में 1925 में सेशन होता है उसकी अध्यक्षता करती हैं वो। ठीक, लेकिन होता क्या है कि फिर एक टाइम बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से रिज़ाइन कर देता है वो, क्योंकि दोनों से बताते हैं भाव मिलना उसको बंद हो गया था। यहाँ पे चलने लगी थी गांधी की, और यहाँ पे भी एक कोई तो थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नाम आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेगा वो। तो उनकी चलने लगी थी, तो इसके बाद ये चला गया था अपना इंग्लैंड। ठीक है, क्योंकि ही वॉज अ लॉयर। ठीक है, तो बैरिस्टरशिप जैसे गांधी जी प्रैक्टिस करने गए थे लंदन में, तो वैसे वो भी गया था, तो वो वहाँ चला जाता है। फिर वहाँ माना जाता है कि जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली खान, जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे, वो मिलने जाते हैं, और वहाँ पे पता नहीं जो भी इनकी साठ गांठ हुई हो, ये दोनों वापस आते हैं, जिन्ना को वापस लेके आते हैं। जिन्ना सेकुलर से वॉज बिकेम अ कट्टर मुसलमान, कट्टर एकदम। ठीक है, और जब ये जिन्ना वापस आया, ठीक है, यहाँ पे इसने मुस्लिम लीग की काइंड ऑफ बागडोर संभाली, ठीक है, कमान संभाली, और इसने पूरी तरीके से बहुत ही एग्रेसिवली एक सेपरेट नेशन की थ्योरी दी, और इसने एक सेपरेट पाकिस्तान के डिमांड को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करना शुरू किया। और इसका ये मानना था, ये कहना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। और इसका दोगलापन अभी आप देखिएगा, जब इंडिया पार्टीशन हो रहा था और यहाँ पे पंजाब था, यहाँ बंगाल था। ठीक है, पंजाब में तो पूरा सिख है, बंगाल में अगर बात करेंगे तो यहाँ हिंदू भी हैं। ठीक है, तो जब बात आती है तो इसे बंगाल को पार्टीशन करने बोलता है कि बंगाल भी करो, तो बोला गया भाई हिंदू है यहाँ पे, तो सॉरी पंजाबी, और वो तो साथ नहीं रह सकते मुसलमान के साथ, चाहे हिंदू हो चाहे पंजाबी। ठीक, और यहाँ पे हिंदू भी हैं, तो फिर तो बोलता है नहीं 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 नहीं, बंटवारा तो होगा। तो मतलब सिंपल उसका जो भी अगेन जो मैंने बोला कि जो भी इनकी साठ गांठ हुई हो, तो ऐसा इनका कुछ ऐसा मुसलमानों से लेना देना नहीं था कि नहीं मुसलमानों के हक की, इसका मानना था कि मुसलमानों के हक की बात नहीं करती है कांग्रेस। कांग्रेस तो सिर्फ एक हिंदू पार्टी बन के रह गई, और कांग्रेस थोड़ा सा बीच मझधार में फंस गई थी। हिंदू की थोड़ी सी बात, हिंदुओं से अगर जैसे मुसलमानों के हक के में कुछ बात करें तो हिंदू महासभा नाराज हो जाती थी, जो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने बनाई थी, और अगर हिंदू के पक्ष में कुछ बोल दे तो मुस्लिम लीग नाराज हो जाती थी। जबकि ऐसा नहीं था कि सोल रिप्रेजेंटेटिव थी मुस्लिम लीग ही, क्योंकि मुस्लिम कांग्रेस के अंदर भी मुसलमान नेता थे, जैसे हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, देश के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं, वो भी बोलते हैं कि क्या फालतू की बात कर रहा है जिन्ना। ठीक है, ये कब हो गया कि यही सोल रिप्रेजेंटेटिव है पूरे जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं। लेकिन इसका कहना था नहीं, ये तो अगर रहेंगे कांग्रेस तो मुसलमानों की हक की कभी बात करते नहीं हैं, जबकि ऐसा था नहीं। लेकिन उसका यही पूरा प्रोजेक्शन था लोगों के प्रति, क्योंकि अगेन एट दी एंड थिंकिंग वही थी कि एक, क्योंकि अगर ये पूरा एक अखंड भारत टाइप बना तो अब वैसे बात है, गांधी हैं, पटेल हैं, नेहरू हैं, इसके पास तो कुछ जाने वाला नहीं है, यानी कि ये लीडर तो बनने वाला नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर तो बनने वाला नहीं है। तो फिर ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मुसलमानों को भड़का के एक अलग नेशन बनाया जाए और उसका लीडर बन जाया जाए, और वही इसने किया भी। ठीक है, एक सेपरेट नेशन बनाया और उसका लीडर बनने की चाहत में, क्योंकि खुद ही देखो ना, आज पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, कहाँ पे मुसलमान ज़्यादा सेटिस्फाइड है, कितना इनका उद्धार यहाँ पे लोग कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक ये था बनाने का कि एक पावर चाहिए थी, पावर के भूखे थे, और ऐसा नहीं था सिर्फ जिन्ना ही पावर का भूखा था, मोस्ट प्रॉबली कांग्रेस के भी लोग भूखे होंगे। ठीक है, तो उनको भी यही होगा कि हाँ हम लेंगे, और पावर शेयर हो सकता है वो ना करना चाहते हो, लेकिन एट द एंड द गेम वॉज ऑफ पावर, ना कि इनका उद्धार करना, उद्धार करना। आज भी वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है, आपको पता है। ठीक है, और लोगों को कायदे से काटा जाता है और कटवा भी लेते हैं लोग, ऑल थैंक्स टू इलिटरेसी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ये क्या है? लाहौर रेजोल्यूशन, यानी कि 1940 में, मार्च 1940 में एक फॉर्मल पॉलिटिकल स्टेटमेंट निकाली जाती है, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 3-day जनरल सेशन इन लाहौर, पंजाब, ठीक है, मार्च 1940 में, कॉलिंग फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कि एक पाकिस्तान, एक अलग से हमें पाकिस्तान, एक अलग से नेशन चाहिए। और ये 1940 से जो डिमांड लाहौर रेजोल्यूशन से शुरू होती है मुस्लिम लीग की, ये रुकती ही नहीं है जब तक कि पार्टीशन हो नहीं जाता है, तब तक ये, जब तक मार काट नहीं हो जाती है लाखों लोगों की, तब तक ये रुकती नहीं है चीज़। ठीक है, तो होता क्या है कि कांग्रेस, क्योंकि होता ही है कि अभी वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है, अब ये लोग कुछ भी देते, कुछ भी ये लोग देते, जैसे कि ब्रिटिशर्स ऑफर, इनके बीच में तनातनी होना शुरू हो जाती थी, कांग्रेस के बीच में, मुस्लिम लीग के बीच में भी। और जब तनातनी होना शुरू हो जाती थी तो ब्रिटिशर्स बेचारे कंफ्यूज हो जाते थे, तो इन्होंने बोला कि भाई तुम आपस में तो करो सलाह मशवरा, हम कुछ भी दे रहे हैं तो ऐसे कैसे हम तुम्हें आज़ादी देंगे, किसको हम ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे। पहले तो था कि ठीक है ट्रांसफर ऑफ पावर कर देंगे, अब ट्रांसफर ऑफ पावर किसको करेंगे, कांग्रेस को करेंगे, मुस्लिम लीग को करेंगे, प्रिंसली स्टेट में किसको करेंगे। तो ये काइंड ऑफ डिलेमा भी क्रिएट हो गया था। तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है, एक फॉर्मूला लेके आते हैं, क्लीमेंट रेड फॉर्मूला,
ठीक है। तो CR फॉर्मूला, क्लीमेंट रीड फॉर्मूला, इन रेस्पॉन्स टू द ग्रोइंग टेंशंस बिटवीन द INC एंड द मुस्लिम लीग के बीच टेंशंस को रिजॉल्व करने के लिए तुमसे सिर्फ ईयर पूछेगा 1944। क्या फॉर्मूला था कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। मैंने तो कभी नहीं देखा क्वेश्चन, ना तो UPSC में ना तो SSC में, कि भाई क्या था फॉर्मूले में। बस ध्यान रखना CR फॉर्मूला 1944। देन देसाई लियाकत, भूला भाई देसाई जो कांग्रेस से थे, और लियाकत अली खान जो अगेन पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इन लोगों के बीच में एक अनसक्सेसफुल एग्रीमेंट होता है। क्योंकि अनसक्सेसफुल है तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं 1945 में। देन उस टाइम का ब्रिटिश उस टाइम का जो इंडिया में वॉइस रॉय था वेवेल, इसको बोला जाता है कि भाई कर यार कुछ जल्दी से, ठीक है, मरवा के मानेगा क्या। तो वेवेल इन सबको जेल से छुड़वाता है, क्योंकि सब बंद थे जेल में, तो जेल से छुड़वा के इनको शिमला में बुलाता है, ठीक है, ठंडी जगह में थोड़ी सी। और जब इनको बुलाता है तो अगेन यहाँ पे फिर लड़ जाते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस में फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग वाले लड़ जाते हैं, ये भी फेल हो जाता है। वेवेल भी लाइक जेल में डालो इनको, ये इसी लायक है, ये इस लायक है नहीं, इनको छोड़ा जाए, ठीक है, इनको जेल में डालो। तो जेल में डाला गया और धीरे 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 कुछ ऐसा हुआ कि चीज़ें ब्रिटेन के पक्ष में हो गई। क्योंकि USA के पर्ल हार्बर में जब बॉम्बिंग कर दी थी USA ने, ठीक है, तो USA ने सर्वाइव कर लिया, तो उसको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्षति हो गई थी जैसे तैसे। अब USA ने बदला लेने का ठाना, और USA ने, ठीक है, यहाँ पे एडवाइजरी इशू करी जापान को, बेटा मान जाओ, ये सुनो क्या हो रहा है, मान जाओ, नहीं तो फालतू में हम एटम बम गिरा देंगे तुम्हारे ऊपर। जापान भी लाइक गिरा दो, ठीक है, लाइटली लिया उसने, USA ने गिरा दिया। हिरोशिमा में पहला गिराया लिटिल बॉय, हिरोशिमा में गिराया लिटिल बॉय, ठीक है। बहुत लोग, 1.5 लाख लोग लगभग मर गए। आज भी उस लोग मतलब उसका खामियाजा भुगतते हैं, क्योंकि वो एटॉमिक बॉम्ब्स थे, ठीक है। फिर नागासाकी में फिर 3 दिन बाद, 6 अगस्त को गिराया, और 9 अगस्त को फिर नागासाकी में गिराया। लगभग यहाँ पे भी हिरोशिमा जितने तो नहीं, लेकिन आज 66,000 के आसपास लोग नागासाकी में मरते हैं। यहाँ पे गिराया था फैट मैन और लिटिल बॉय, 2 बॉम्ब गिराया, खत्म वर्ल्ड वॉर 2। जापान सरेंडर्ड, ठीक है। 10 अगस्त आते आते तक, या फिर कहीं कहीं पे 14 या 15 अगस्त की डेट कोट की जाती है, जहाँ पे जापान ने सरेंडर कर दिया। वर्ल्ड वॉर 2 वन बाय दिस USSR, USA एंड ब्रिटेन वाला जो साइड था। अब क्या होता है, अब होता यह है कि INA ट्रायल्स चलते हैं। INA ट्रायल्स का मतलब क्या है, जितने लोग INA के थे, जो लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में काम कर रहे थे इंडियन नेशनल आर्मी के, उनके ट्रायल शुरू किए जाते हैं। लेकिन ये INA है क्या वो समझना पड़ेगा INA ट्रायल समझने से पहले। इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज, इसका गठन मोहन सिंह द्वारा जापान में किया जाता है। जब जापान गवर्नमेंट से मोहन सिंह बोलते हैं कि देखो हम भले ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे हैं, हमको भेजा गया है यहाँ पे, लेकिन हम खुद ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी चाहते हैं। तो एक तरीके से हम कोई ऐसा नहीं कि तुमसे हमारा कुछ वो है, हम तो मजबूरी में लड़ रहे हैं। तो इसलिए जितने लोगों तुमने हमारे कैद कर रखा है, हमारे जो भारतीय सिपाही हैं, प्लीज़ उनको रिलीज़ करके मुझे दो, मैं एक आर्मी बनाऊंगा और तुम्हारा सपोर्ट करूंगा लिबरेट करने में इंडिया को, हराने में ब्रिटिशर्स को, और इससे हमारा भी फ़ायदा तुम्हारा भी फ़ायदा। तो वहाँ से इंडियन नेशनल आर्मी का जन्म होता है। फिर इसकी चेयरमैनशिप रास बिहारी बोस जी को दे दी जाती है। फिर ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं तो मोहन सिंह को काइंड ऑफ साइड कर दिया जाता है, भाई जापानीज भाव नहीं दिया जाता है। रास बिहारी बोस आते हैं, जिनको जापान की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो वहाँ का जो जापान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भी ऑफर कर, मतलब वो भी इनको दिया जाता है, ठीक है। किसको? रास बिहारी बोस जी को, ओके, इनकी जो सर्विसेज हैं उसके लिए। तो ये उसको लीड करते हैं। उसके बाद रास बिहारी बोस ट्रांसफर कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस को। रास बिहारी बोस वही हैं जो, याद करो, 1930 में गदर पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ओके। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं क्लियर है? सुभाष चंद्र बोस अब आ जाते हैं यहाँ पर इसकी अध्यक्षता में। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करेंगे। 23 जनवरी 1897 को इनको जन्म होता है। अवार्ड का नाम था ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ राइजिंग सन। जापान को राइजिंग सन बोला जाता है ना, लैंड ऑफ राइजिंग सन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ राइजिंग सन ये अवार्ड दिया गया था। 1897 23 जनवरी को बोस जी का जन्म होता है कटक में, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बोस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज पराक्रम दिवस, जो भी कुछ दिन पहले हुआ। 1942 में ये जर्मनी गए थे हिटलर से मिलने, नाम रख के ऑरलैंडो मजोटा। मतलब आप ये मान के चलो कि जैसे हमारे शिवाजी नहीं थे, छत्रपति शिवाजी,
जो चकमा दे के भागे, जैसे भगत सिंह वैसे ही सुभाष चंद्र बोस, ऐसा पहरा लगा रखा था, ठीक है, इनको हाउस अरेस्ट करके, फिर भी ये चकमा दे के वहाँ से निकल लेते हैं। पहले जाते हैं लाहौर, पेशावर, देन उसके बाद जाते हैं जर्मनी, और जर्मनी में 1942 में 1942 में मिलते हैं हिटलर से, ऑरलैंडो मजोटा का नाम रख के, ठीक है, कि भाई किस तरीके से इंडिया को लिबरेट किया सकता है। लेकिन अगेन हिटलर से इनकी बिल्कुल बन नहीं पाती है, और ये वो जो मीटिंग होती है वो अनसक्सेसफुल होती है। उसी के बाद ये सिंगापुर आते हैं और वहीं पे इंडियन नेशनल आर्मी को लीड करने लगते हैं ये, ठीक है। INA वॉज रीऑर्गेनाइज्ड बाय बोस इन सिंगापुर इन 1943। ही फाउंडेड फ्री इंडिया लीजन, जिसको टाइगर लीजन भी बोलते हैं, 1941 में बनाई गई थी, बहुत पहले, बर्लिन जर्मनी में। ये जब सिंगापुर आते हैं 1943 में, आज़ाद हिंद फौज एंड इंडियन नेशनल आर्मी की प्रेसिडेंटशिप संभालते हैं। उसी टाइम पे ही उसमें रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पे एक विमेन रेजिमेंट का भी गठन करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। कैप्टन लक्ष्मी जो यहाँ पे दिख रही है, कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन सहगल, इनकी काइंड ऑफ अध्यक्षता में एक विमेन रेजिमेंट को भी खड़ा करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। 15 अगस्त को जापान सरेंडर कर देता है टू अलाइड पावर, मार्किंग द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। और इनकी डेथ हो जाती है, यानी कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की 18 अगस्त 1945 को एक प्लेन क्रैश, एक सिविलियन प्लेन क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है बर्न्स की वजह से। अगेन बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड है ये चीज़ कि भाई नहीं मरे थे या फिर एक साजिश की तहत मार पाया गया, तो जो भी है उस पर हमें नहीं जाना है। खैर, तो सुभाष चंद्र बोस वॉज कॉल्ड एज पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, यानी देशभक्तों का देशभक्त कहा गया था भाई गांधी जी, और गांधी जी को इन्होंने, दैट इज़ बोस जी ने 1944 में फादर ऑफ नेशन का जो है टाइटल दिया था। तो आप ये बोल सकते हैं कि भले इनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, लेकिन एक दूसरे की ये लोग रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। तो द इंडियन स्ट्रगल ये बुक है, ठीक है, वॉज ऑथर्ड बाई सुभाष चंद्र बोस। 1920 से 42 के बीच का जो इंडियन स्ट्रगल है उसको यहाँ पे बताया गया है, ओके। वो 20 से लेकर 34 है, ठीक है, 42 नहीं। देन यहाँ पे बात करेंगे जो स्लोगन्स दिए गए हैं, फेमस स्लोगन्स बाई सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, ठीक है, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, और जय हिंद का नारा दिया गया था बाई सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? डन, आगे बढ़ें। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फिर INA ट्रायल्स हुए होते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो INA है, ठीक है, जापान के हेल्प से इन्होंने मणिपुर में आके, ध्यान रखिएगा, मणिपुर में एक जगह पड़ती है मोइरांग, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने 1944 में, ठीक है, पहली बार इंडिया के मेन लैंड में, क्योंकि इंडिया का मेन लैंड है ना, वहाँ फ्लैग होइस्ट किया था। अंडमान निकोबार के जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है वहाँ पे तो इन्होंने कब्जा कर ही लिया था, फिर 1944 में पहली बार मोइरांग मणिपुर में इन्होंने झंडा फहराया था, और उसको लीड कौन कर रहा था, उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बटालियन को हम बोल सकते हैं कर्नल शौकत अली थे जो उसको लीड कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होता है, जब सुभाष चंद्र बोस जी की डेथ हो जाती है, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाती है, तब INA ट्रायल्स चलते हैं, जहाँ पे वो ब्रिटिश इंडिया के सिपाही जो ब्रिटिश फोर्स में थे, जिन लोगों ने ब्रिटेन के खिलाफ साजिश रची थी, INA में पार्टिसिपेट किया था और ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, तो उन लोगों के खिलाफ ट्रायल चलाया गया। पहला जो INA ट्रायल चलाया गया था, 3 लोग थे, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लोन। रेड फोर्ट में, लाल किले में 1945 में चलाया गया था, ठीक है। यहाँ पे INA सोल्जर्स की तरफ से पैरवी करी किसने थी, डिफेंस में कौन आया था, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, अरना सैफ अली, तेज बहादुर सप्री, कैलाश नाथ काटजू और बाकी जो बड़े बड़े लॉयर्स थे। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के भी, मुस्लिम लीग दोनों के लॉयर्स थे, और यहाँ पे क्योंकि एक हिंदू था, एक मुसलमान था और एक सिख था, इसलिए ये, क्योंकि तीनों यहाँ पे जो मेजर कम्युनिटीज़ इंडिया की तीनों एक साथ आ गई थी और वो सपोर्ट कर रही थी, इसलिए ब्रिटिशर्स ने इसको, इन ट्रायल्स को जाने दिया, छोड़ दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को ये समझ में आ गया था कि अब ज़्यादा दिन का उनका यहाँ पे राज बाकी है नहीं, तो इसीलिए शांति के साथ छोड़ देने में ही भलाई है इनको। तो ट्रायल्स आगे नहीं बढ़े थे ये फिर, ठीक है। कब हुए थे ये, तो ये मई 1946 के टाइम पे हुए थे, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ओके। देन ये ध्यान रखिएगा 1946 में, फरवरी 1946, वैसे तो ये 1945 से शुरू हो चुकी थी, फरवरी 1946 तक गई थी, और ये थी आपकी, ठीक है, नवंबर 1945 से फरवरी 1946। इसको बोलते हैं RIN म्यूटिनी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी था क्या, नेवी का बहुत बड़ा रोल था वर्ल्ड वॉर 2 में इंडियन नेवी का।
तो इंडियन नेवी के कुछ शिप्स थे जैसे यहाँ पे बॉम्बे में, ये लोग ख़राब, जो इन लोगों को खाना मिल रहा था, ख़राब कंडीशंस थी, जो भेदभाव हो रहा था, यूरोपियंस भी थे इनके काउंटर पार्ट्स, यानी कि यूरोपियंस भी थे इनके साथ जो काम करते थे, उनको अलग ट्रीटमेंट मिलता था और इंडियंस को अलग ट्रीटमेंट मिलता था। जब इन लोगों ने बोला ट्रीटमेंट को लेके कि सुधारो, तो देवर लाइक कि भाई वो तो नहीं सुधार सकते, बहुत ही डेरोगेटरी कोई तो चीज़ बोली गई थी इन लोगों को। तो इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक पे चले गए। इन्होंने जो अपने भी ब्रिटिशर झंडे थे उसको उखाड़ के हटा के वहाँ से इन्होंने इंडिया का झंडा लगा दिया, ठीक है, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे लगा दिए। नहीं, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सपोर्ट में आ गए लोग, ठीक है। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झंडे लगा दिए, ब्रिटिशर्स के झंडे, इंग्लैंड का जो झंडा है उसको वहाँ से हटा ही दिया उन्होंने, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले म्यूटिनी कहाँ हुई थी, ये हुई थी आपकी HMIS तलवार, बॉम्बे में। बॉम्बे में के साथ साथ यहाँ पे भी आपकी शुरू हुई थी कलकत्ता में, कराची पोर्ट में, ठीक है, कराची में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, यहाँ हर जगह शुरू हो चुकी थी, ठीक है। और इनफैक्ट जब मराठा रेजिमेंट को इनके खिलाफ लड़ने को बुलाया गया था, तो मराठा रेजिमेंट को जब बुलाया गया तो ब्रिटिशर्स को समझ में आया कि भाई ये मराठा जो रेजिमेंट है जानबूझ के इन पे फायर इधर उधर कर रहा है ताकि इन लोगों को कुछ हो ही ना, ठीक है। एंड देन तब ये समझ में आ चुकी थी बात की ब्रिटिशर्स को कि भाई जिस तरीके से 1857 की क्रांति हुई थी वहाँ पे तो हमने उसको दमन कर लिया था, लेकिन अब काफ़ी मुश्किल है और जितनी भी तोपें हैं सब देवर टूवर्ड्स द मेन लैंड, ठीक है। तो अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ चुके हैं। ये म्यूटिनी का बहुत 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 बड़ा रोल था जो कि हिस्ट्री में हमें बताया नहीं जाता है कभी, बट बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि आप सोचो जिस फोर्स के दम पे आप रूल कर रहे हो वही आपके एकदम अगेंस्ट हो गई है। और ये बात आर्मी को अभी तक पता नहीं थी, सिर्फ ये नेवी में हुई थी। आर्मी को पता चलती तो फिर अगर वो भी हो जाते हैं एंटी तो फिर तो इनको वही ना लात मार के भगाया जाता। और ये इनको जब ये बात समझ में आई तो कि भाई भागना तो हमको यहाँ से जाना तो है ही है, तो इज्जत के साथ जाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। और कांग्रेस भी इज्जत के साथ इनको वो भेजना चाहती थी, लात मार के भेजे जाएंगे तो बेइज्जती अलग से होगी, ठीक है। तो ये म्यूटिनी को उन्होंने दबाया और इनफैक्ट दबी ऐसा नहीं ये लोग शांत हो गए थे, ये शांत हुए थे जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने खुद आके बोला था इन लोगों की कि शांत हो जाओ, ठीक है, अपनी गिरफ्तारी दे दो और अब आगे स्ट्राइक मत करो। तब ये लोग जाके रुके थे, नहीं तो इनकी ब्रिटिशर्स की ऐसी तैसी कर डाली थी, ठीक है। तो HMIS तलवार का नाम याद रखिए कि पहला शोर इस्टेब्लिशमेंट था बॉम्बे में जिसने कि एक तरीके से एंटी ब्रिटिश स्टैंड रखा था इन्होंने। बाकी धीरे धीरे दिन लाहौर का कराची का जो पोर्ट है और कलकत्ता का, वहाँ पर भी ये फैल गया था, ठीक है। तो ये चीज़ है। देन उसके बाद एक कैबिनेट मिशन प्लान को भेजा जाता है, ठीक है। जब वेवल से भी सब कुछ सुधर नहीं रहा था, ठीक है, कि वेवल ने भी सब कुछ करके देख लिया था, देन एक कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया जिसमें 3 लोग थे। वैसे हम ये पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। हुआ क्या था कि वहाँ पे सरकार चेंज हो गई थी ब्रिटेन में, लेबर पार्टी आ गई थी, ठीक है। वो भी बहुत ही शॉकिंगली हुआ था कि लेबर पार्टी आ गई थी। खैर, लेबर पार्टी के जो काइंड ऑफ हेड थे, जो ब्रिटेन के PM बनते हैं, क्लीमेंट एटली, वो बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं कि भाई अब निकलना है इंडिया से, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, कि अब तैयारी हो चुकी है। तो मार्च 1946 में ये जो पूरा कैबिनेट मिशन प्लान है ये आता है यहाँ पे, ठीक है। क्लीमेंट एटली याद हो अगर आपको, तो ये बंदा साइमन कमीशन का भी एक मेंबर होता है अगर आपको याद हो। तो कैबिनेट मिशन जो है यहाँ पे आता है जिसमें 3 लोग होते हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस यहाँ के इस पर्टिकुलर जो प्लान मिशन होता है इसके चेयरमैन के तौर पे इनको भेजा जाता है। ये हम लोगों ने पॉलिटी में भी पढ़ा था जब मेकिंग ऑफ या फिर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आज़ाद होने वाले हैं, बिल्कुल, है ना। तो एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस चेयरमैन था, स्टैफोर्ड क्रिप्स वही है जो कि क्रिप्स मिशन में भेजा गया था, ठीक है। देन देखिए इसका क्या छोड़ो, 3 टीयर्ड कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा, ठीक है। 3 टीयर्ड फेडरल प्लान, एक 3 टीयर तो नहीं 2 टीयर फेडरल प्लान था, लेकिन 3 टीयर स्ट्रक्चर था ये। 3 टीयर स्ट्रक्चर कैसे था मैं बताता हूँ, लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे पहले अगस्त ऑफर आया था, मुस्लिम लीग ने उसके एक प्रोविज़न का तो सम्मान किया या फिर उसको सपोर्ट किया, एंड दैट वाज कि बिना माइनॉरिटी के पूछे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया जाएगा, लेकिन ओवरऑल रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसको तो चाहिए था पाकिस्तान। क्रिप्स मिशन रिजेक्टेड क्योंकि उसको तो चाहिए था पाकिस्तान। कैबिनेट मिशन प्लान में यहाँ पे भी पाकिस्तान नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको रिजेक्ट नहीं किया।
क्यों नहीं किया, बताते हैं क्यों नहीं किया। इसमें ग्रुपिंग का प्रोविजन था, कैबिनेट मिशन प्लान में ग्रुपिंग का प्रोविजन था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। हरा हरा जो देख रहे हो ये है ग्रुप ए, ये हरा हरा जो लाइट हरा देख रहे हो ये ग्रुप बी, और बच गया जो पीला पीला देख रहे हो ये है, सॉरी लाल लाल देख रहे हो ये है ग्रुप सी। ये हिंदू मेजॉरिटी, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, ये मुस्लिम मेजॉरिटी है दोनों, और ये है हिंदू मेजॉरिटी। ठीक, कैबिनेट मिशन प्लान में ये था कि ये हो गया ग्रुप ए, ये हो गया ग्रुप बी और ये हो गया ग्रुप सी। ठीक ठीक हो गया ये, ठीक है हो गया। फिर क्या होगा, जितने भी ये प्रिंसली ये आपके प्रोविंसेस हैं, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, ठीक है, ये आपका NWFP हो गया, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे आपका बंगाल है, असम है, यहाँ पे सेंट्रल प्रोविंस, ये सब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। ठीक, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ये फिर अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप का बनाएंगे, फिर ये तीनों मिलके एक सेंटर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। समझ में आ रही बात? तो इसको इसीलिए बोले 3 tier स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ये खुद का बनाएंगे, अपने ग्रुप का बनाएंगे, और फिर सब मिलके सेंटर का बनाएंगे। और सेंटर को वीक बना दिया गया था यहाँ पे। कांग्रेस को दिक्कत इसी बात की थी, सेंटर तो वीक है, और क्योंकि इसमें एक प्रोविजन है कि हर 5 साल बाद क्या हो सकता है कि अगर कोई चाहे तो वो अपना ग्रुप बदल भी सकता है, अगर कोई प्रोविंस चाहे तो। जिन्ना वॉज बी लाइक कि आंखों में बन गया दिल, आंखों में बन गया लेजर लाइट। क्यों? क्योंकि उसको अब पहले से भी बड़ा पाकिस्तान समझ में आ रहा था। ये भी मुसलमान है पूरा, ये भी मुसलमान पूरा, ठीक है, और हमने तो दिखाई दिया कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब इसने क्या किया, इसको समझ में आ चुका था कि अब बड़ा पाकिस्तान लेगा। और इनकी दिक्कत ये थी कांग्रेस की कि सेंटर वीक था, तो अगर कल को कोई इधर उधर जा सकता है तो भाई ऐसे तो पहले तो था भाई, कांग्रेस को दिक्कत ये थी कि बंटवारा नहीं होना चाहिए देश का, पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, दूसरा देश नहीं बनना चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे देश बन जाएंगे भाई अगर इस तरीके से होगा, तो ये बहुत बड़ी चिंता थी कांग्रेस के लिए। कांग्रेस ने इनिशियली सपोर्ट किया था इसका, कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया था इनिशियली। फिर जब कांग्रेस का स्टेटमेंट आता है यहाँ पे कि ये जो ग्रुपिंग है कंपलसरी नहीं है कि आपको इसी ग्रुप में रहना है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। और जब ये बात अनाउंस करी गई कि भाई ऐसे ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, ठीक है, जब ये अनाउंस किया गया कि ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं है, तब जिन्ना की जल इसलिए गई कि भाई अगर कंपलसरी नहीं है और इस तरीके से तो फिर ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी हमारे लिए, और उसको कंपलसरी होना चाहिए। जब कैबिनेट मिशन प्लान ने बोल दिया कि हाँ वो कंपलसरी नहीं है, तो मुस्लिम लीग ने ऑब्जर्व किया डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को, 16 अगस्त 1946 को जम के मार काट हुई हिंदू और मुसलमानों के बीच में, क्योंकि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने का आदेश दे दिया था कि अब ऐसे तो नहीं मिलने वाला पाकिस्तान, अब एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ेगा, उतर जाओ सड़कों में। और उतर के सड़कों में क्या हुई, मार काट हुई, घरों से निकाल के काटा गया, लोगों को काटा गया। जो पड़े हुए हैं, दिस इज द एक्चुअल पिक्चर क्लिक्ड इन दी नोआखली, कैलकाटा किलिंग्स भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो किलिंग्स हुई थी, सबसे जो ज़्यादा लोग मरे थे वो कैलकाटा में ही मरे थे, और इसीलिए उसको बोलते हैं कैलकाटा किलिंग्स, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो 1946 में होती हैं, जब डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, कितने लोग मरते हैं, लगभग आप ये मान के चलो एटलीस्ट 10,000 लोग तो मरते ही हैं। सिर्फ कलकत्ता की बात हो रही है, हर जगह लोगों निकाल के काटा जाता है, चाहे औरतें हों चाहे बच्चे हों, सबको। और यहाँ पे अब कांग्रेस को बात समझ में आ चुकी थी, प्रेशर था, जैसे JB गिलानी ने भी बोला कि लोगों की मारकाट से तो अच्छा ही है कि पाकिस्तान ही दे दिया जाए, देश का बंटवारा ही कर दिया जाए। तो कांग्रेस को और नेहरू को मजबूरन फिर
कांग्रेस का बंटवारा करना पड़ता है, ठीक, मजबूरन, ठीक है, वो करना ही पड़ता है। फिर अगेन इट इज़ अ डिस्प्यूटेड, अब वो बात अलग है कि अब बोलना किसी के डिसीजन पे कि वो गलत किया सही किया, अगेन इट इज़ वेरी इजी, ठीक है, इट इज़ वेरी इजी। लाइक कि जैसे अभी आपको पता है पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान में, हमारी फोर्सेस ने दबा के अटैक किए इनके उस एयर बेसिस पे। अब आज से 50 साल बाद 100 साल बाद आगे कोई बोले कि ये तो जो है ना ये फेलियर था इंडिया का, वो उनको वापस नहीं आना चाहिए था, नहीं तो उसी टाइम ना पीओके मिल जाता। बताओ, आराम से बोला जा सकता है ना, जैसे आज बोला जा सकता है बैठ के आराम से कि ना वो इन्होंने ना ये नेहरू गलती थी हो, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं थी लेकिन एटलीस्ट पढ़ तो लो पहले, हिस्ट्री को जान तो लो, राजधान की किसी के द्वारा थोपा गया आप स्टेटमेंट ही चेपने लगो कि ये इसकी गलती तो उसकी गलती। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि थी या नहीं थी, मैं इतना बोल रहा हूँ कि हो जाने के बाद कुछ भी बड़ा आसान होता है बोलना, बिना दूसरे पक्ष को जाने, बिना दूसरे पक्ष को सुने डिसीजन पास करना कि ना ये, अब नेहरू तो आ नहीं रहे हैं बोलने कि नहीं भाई ऐसा ऐसा हुआ था, या गांधी आए या फिर जेबे कृपलानी आए या फिर कोई और आए कि नहीं ऐसा था कि उस टाइम पे ऐसी ऐसी कंडीशन बन गई, तो पता है, तो आराम से कोई भी नैरेटिव सेट किया जा सकता है। जैसे आज से मान लो कि वही है, कल को मान लो कोई कांग्रेस गवर्नमेंट आए और कांग्रेस ये बोलने लगे कि ना वो जो पुलवामा पे अटैक हुआ था आराम से पीओके लिया जा सकता था, पर पीछे हट गई, डर गए। तो हो सकता है कि उस ऐसी कंडीशन ना हो सकता है कि अगर उस टाइम पे पुलवामा अटैक के टाइम पे हम ज़्यादा अटैक करते तो इससे ज़्यादा युद्ध बढ़ता, हमारी इकोनॉमी को और होता, तो उस टाइम की कंडीशन हो सकता है उस तरीके की ना हो। तो एक बहुत बड़ा जो रीज़न था वो ये किलिंग्स थी, जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो डे ऑफ ये डायरेक्ट एक्शन डे जो ऑब्जर्व करने का आदेश दिया गया था, ठीक है, उसमें जो भयंकर किलिंग्स हुई। आरएसएस के बारे में कुछ अच्छा, आरएसएस तो ऐसा था कि देखो अभी आरएसएस के बारे में भी आएंगे, हिंदू महासभा और आरएसएस के बीच में उनका भी ऐसा मानना था, उन्होंने जैसे कि अभी देखेंगे गोडसे वगैरह, ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसमें ग्रुप ए में कौन थे, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी, ठीक है, हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी जैसे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस। ग्रुप बी में मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थी, पंजाब, NWFP, सिंध, बलूचिस्तान, और ग्रुप सी में थी बंगाल एंड असम, ठीक है। तो ये ग्रुप ए एंड बी दोनों, ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों मुस्लिम मेजॉरिटी थे, आई थिंक यहाँ पे ओके, ग्रुप ए और बी थी, ध्यान रखना, ठीक है, ग्रुप ए और बी, और ग्रुप सी आपका हिंदू मेजॉरिटी था। जैसे ग्रुप पे ऐसे पूछेगा नहीं, ठीक है, बट ये ध्यान रखना कि ग्रुपिंग को कंपलसरी नहीं बनाया गया था, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, तो ये किस तरीके का 3 टियर स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। ब्रिटिश ने इसलिए नहीं रोका, मज़े ले रहे थे। हाँ मज़े बोलो या फिर उनको तो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, मरो कटो, हमें तो छोड़ के जाना है। क्लीमेंट इटली ने फरवरी 1947 में अनाउंस किया था 30 जनवरी 1948 तक, ठीक है, हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे ना थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, जो ये वाला लिखा है ना ग्रुपिंग वाला ABC, इसको थोड़ा सा मानना, ठीक है। ग्रुप ए वॉज हिंदू मेजॉरिटी, ग्रुप बी मतलब रहेगा यही लाल वाला एरिया, ऐसे कर लो कि ये ग्रुप ए कर लो, ठीक है। ग्रुप बी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पंजाब NWFP एरिया का, तो ये वाला ग्रुप बी कर लो और ग्रुप सी कर लो, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ओके। तो फरवरी 1947 में, फेब 1947 में स्टेटमेंट आती है क्लीमेंट इटली के द्वारा कि हम इंडिया लीव कर देंगे 30 जून 1948 से पहले, ठीक है। अब वो इस प्रोसेस को और स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है। खैर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कम पावर थी, ध्यान रखना, इस कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन था। प्रोविंसेस टू हैव फुल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को पूरी ऑटोनॉमी रहेगी। और हाँ, ये तो हमने देख लिया, इन पीलों का क्या होगा, प्रिंसली स्टेट का, तो प्रिंसली स्टेट को आज़ादी दी गई, ठीक है, कि या तो तुम ज्वाइन कर लेना ये इंडिया को, तब पाकिस्तान नहीं बना था, पाकिस्तान का तो कोई प्लान ही नहीं था ना कैबिनेट मिशन प्लान में, वो तो ग्रुपिंग का प्रोविजन था, इसलिए मुस्लिम लीग ने इनिशियली उसको एक्सेप्ट कर लिया था, बाद में जब पता चला कंपलसरी नहीं है तो बाद में रिजेक्ट किया उसको, ठीक।
तो प्रिंसली स्टेट को ये था या तो तुम इंडिया ज्वाइन कर लो या हमें एज अ सक्सेस मतलब हमारा सक्सेसर वो गवर्नमेंट बन जाओ, हमारे साथ अलग से एग्रीमेंट कर लो। ठीक है, अब कुछ तो दिक्कतें थी कांग्रेस को यहाँ पे, लेकिन वही था कि इससे बेहतर अभी तक कोई प्लान आया नहीं था, इसलिए कांग्रेस को मजबूरी में ये एक्सेप्ट करना पड़ा था। इंतरिम गवर्नमेंट टू फंक्शन टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट वर फॉर्म्ड। अंतरिम सरकार तब तक कार्य करेगी जब तक नया संविधान और सरकार नहीं बन जाती। ठीक है, रिस्पॉन्स टू द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना पर क्या प्रतिक्रिया? तो आईएनसी ने, कांग्रेस ने एक्सेप्टेड द प्लान पार्शली, ओके, बट अपोज द आइडिया ऑफ ग्रुपिंग। मुस्लिम लीग ने इनिशियली आप एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में डायरेक्ट एक्शन डे उसने बोल दिया। डे ऑफ डिलीवरेंस ये वही है जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री रिजाइन करती है तो मुस्लिम लीग इसको, कांग्रेस मिनिस्ट्री से रिजाइन करने पे मुस्लिम लीग इसको खुशियों के तौर पे सेलिब्रेट करती है। ठीक है, होता क्या है, क्लीमेंट एटली देन एक नया वॉइसरॉय भेजता है भारत में, माउंटबेटन, कि भाई यार तुम ये सब इनसे वाइवल से तो कुछ हो रहा नहीं है, शिमला में ये बुलाए थे कुछ कर वर पाया नहीं, अब तुम ही जाओ कुछ करके आओ, यहाँ से निकलना है, बहुत खर्चा वर्चा हो रहा है, अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, पूरा तो लूट ही लिए, पूरा तो निचोड़ लिए भारत को, अब वहाँ से निकलने का समय आ चुका है। ठीक है, फेंक दो उसको, ऐसा टाइप। तो माउंटबेटन दोनों को बुलाता है, कांग्रेस भी एग्री कर ही चुकी थी अब तक पार्टीशन के लिए, बिकॉज आपने देखा डायरेक्ट वो एक्शन डे हुआ, किलिंग्स हुई, देख रहे हो, प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार तो ये भी हैं वैसे। ठीक है, लेकिन देख रहे हो, मानना तो पड़ेगा, आदमी अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, पावर गेन करने के लिए क्या क्या ना कर दे। ठीक है, तो माउंटबेटन प्लान की अगर बात करें तो ये माउंटबेटन एक प्लान देता है जिसको पार्टीशन प्लान बोलते हैं। ठीक है, कि द माउंटबेटन प्लान विच फॉर्म द बेसिस फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट प्रपोज द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू डोमिनेंस, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सबसे पहली बार माउंटबेटन प्लान में आती है कि इंडिया और पाकिस्तान दो देश बनने वाले हैं, और ये प्लान को एक एक्ट के तौर पे पास किया जाता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, जिसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, अंडर दिस प्लान माउंटबेटन के तहत द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन द ऑप्शन, का ऑप्शन था तो भारत ज्वाइन कर लेना या पाकिस्तान ज्वाइन कर लेना या आज़ाद रहना तो आज़ाद रहना। ठीक, आज़ादी मिल जाती है। अगेन मुस्लिम लीग वाज लाइक कि हम इंडिया के साथ तो अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, तो इसीलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है और 15 अगस्त को इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। जिन्ना खुद ही वहाँ का पहला वो बन गया, दैट इज़ काइंड ऑफ गवर्नर जनरल टाइप, क्योंकि अभी आप ये समझ लो कि कोई परमानेंट गवर्नमेंट नहीं बनी, अभी एक तरीके का डोमिनियन स्टेटस टाइप चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है, संविधान नहीं बना है, तो अभी तक एक तरीके से अंतरिम सरकार चल रही है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इंडिया का 1950 में बन के मतलब तैयार तो 1949 में हो जाता है 26 नवंबर को, लेकिन लागू 1950 में होता है, और आई थिंक पाकिस्तान का 1956 में जाके होता है। ठीक है, वो बात अलग है कि खैर छोड़ो। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया माउंटबेटन बनता है, देन माउंटबेटन को हटा के सी राजगोपालाचारी को बनाया जाता है, और सी राजगोपालाचारी के बाद इस पोस्ट को ही हटा दिया जाता है गवर्नर जनरल की, और इसीलिए सी राजगोपालाचारी बिकेम दी ओनली, नॉट ओनली द फर्स्ट द लास्ट बट द ओनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और पहले और आखिरी इंडियन भी बने जिसने कि इस पोस्ट को होस्ट किया। सी राजगोपालाचारी ने होल्ड किया इस पोस्ट को। ओके, ठीक है यहाँ तक? ऑलराइट। माउंटबेटन प्लान के हिसाब से प्रिंसली स्टेट जिसको ज्वाइन करना चाहे 565 थे, 563 इंडिया को ज्वाइन कर लिया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जैसे यहाँ पे एक सिलहेट करके पड़ता है, ठीक है, सिलहेट, ध्यान रखिएगा, सिलहेट में रेफरेंडम काइंड ऑफ हुआ था जो आज के बांग्लादेश में है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे बना था, ये वेस्ट पाकिस्तान बना जो आज का पाकिस्तान है, और जो आज का बांग्लादेश है वो ईस्ट पाकिस्तान बना था। ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश नहीं था आज़ादी के समय में, मतलब पहले तो सब पूरा भारत था, ये बन गया वेस्ट पाकिस्तान, ये बन गया ईस्ट पाकिस्तान। यहाँ सिलहेट करके एक जगह थी, वहाँ के लोगों ने वोट किया कि हमें पाकिस्तान में रहना, बिकॉज ज़्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया था पूरा वो। बाकी जूनागढ़ जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ भी प्लेबिसाइट हुआ था, मतलब एक तरीके की वोटिंग हुई थी, लोगों ने बोला था हमें इंडिया में रहना है। हैदराबाद को पुलिस एक्सेशन करके, ठीक है, पुलिस का यूज़ करके ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है, और ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है, ऑपरेशन
पोलो के तहत ध्यान रखिएगा सरदार पटेल जी को इसमें क्रेडिट जाता है कि 1948 में, सितंबर 1948 में उन्होंने, ठीक है, इसको भारत में मिला दिया। और जम्मू कश्मीर के जो राजा थे महाराजा हरी सिंह, याद करो, जिनको 50 लाख रुपए दे के मिला था पूरा जम्मू कश्मीर, ठीक है, डोगरास। तो ये महाराजा हरी सिंह थे। इन्होंने जब यहाँ पे क्या हुआ, पाकिस्तान ने फोर्सेस भेज दी, जब पार्टीशन हुआ था, जब विभाजन हुआ देश का, बाउंड्रीज तो वो हुई डिमार्केट, बाउंड्रीज सर साइल रेडक्लिफ ने ड्रॉ करी थी। उसके साथ साथ ये समझ लो कि सारी चीज़ें हैं, यानी कि जितना लोन है, ब्रिटिश इंडिया का लोन था वो शेयर किया गया, जितने पैसे थे करंट में आरबीआई वगैरह सबके पास वो शेयर किए जाने थे, सब कुछ। इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें कुछ पैसा होल्ड कर लिया था जानबूझ के, इसलिए होल्ड किया था क्योंकि उसको पता था कि इनको देने का मतलब ये हमारे खिलाफ ही यूज़ करेंगे। जम्मू कश्मीर में उन्होंने क्या किया, फोर्सेस को भेज दिया। और जब भेज दिया तो महाराजा हरी सिंह जो पहले इंडिपेंडेंस का गुणगान कर रहे थे, वो अब आते हैं भारतीय सरकार के पास, नेहरू और पटेल से मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई हम इंडिया में मिलना चाहते हैं। अच्छा बेटा, तो हमारी हेल्प नहीं, वो बोले कि हेल्प कर दो हमारी। तो बोले हेल्प ऐसे थोड़ी ना होती है, साइन करो बेटा कि इंडिया में मिलोगे तभी हेल्प हो पाएगी। तो साइन करवाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन जब तक करवाते हैं तब तक ये जो आज पीओके वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पाकिस्तान आ चुकी थी और अभी तक उसको हम लिबरेट नहीं करवा पाए पाकिस्तानी फोर्सेस से। तो इसीलिए इसको पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोलते हैं। गांधी जी क्या थे, गांधी जी ने फास्ट रखा था मुस्लिम्स के लिए कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, और उन्होंने पैरवी करी थी कि ये जो पूरा पैसा है ये दे देना चाहिए पाकिस्तान को, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से, आज़ाद तो खैर हम हो गए, जिसकी वजह से गोडसे ने गांधी को असैसिनेट किया। बिरला हाउस वो जगह है, ठीक है, बिरला हाउस वो जगह है जहाँ पे गांधी जी अपने एक, वहाँ पे पार्क था, वहाँ पे प्रेयर्स ऑफर करने के लिए आते थे, ठीक है, प्रेयर्स करने के लिए आते थे। ओके, ऑलराइट। तो प्रेयर्स करने के लिए ये लोग गांधी जी आए थे। और जब गांधी जी आए तो गोडसे और इनके जो कुछ साथी थे, गोडसे जो है पूरी बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू टाइप के थे, ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा कट्टर हिंदू टाइप के आदमी थे ये। वीर सावरकर जो थे उनके साथ इन्होंने थोड़ी सी बातचीत करी। और पहले बहुत सेकुलर थे, पहले बहुत, जैसे नहीं जिन्ना बहुत पहले सेकुलर था, तो वैसे पहले गोडसे भी गांधी जी को एकदम पूजता था आदमी, गोडसे। लेकिन जब कुछ ऐसी चीज़ें हुई और इसको लगा, या फिर मैं आपको बता दूं, हिंदू महासभा जो है 1915 में बनती है, वो हिंदूज की बात कर रही थी। फिर उसी टाइम पे आरएसएस का भी बाद में गठन होता है, राष्ट्रीय सेवक संघ। तो इसी के ही मेंबर थे वीर सावरकर। और वीर सावरकर एक अखंड भारत बनाना चाहते थे। वीर सावरकर जो हैं एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहते थे, ओके। और तब हुआ क्या, तब उनसे मिले ये गोडसे, और गोडसे काफ़ी इनकी आइडियोलॉजी से काफ़ी वो थे कि भाई अखंड भारत जो नहीं बन पाया उसमें गांधी जी का लेना देना बहुत ज़्यादा था। इन्हीं की वजह से पार्टीशन होता है, ठीक है, ऐसा गोडसे का मानना था। गोडसे वॉज अ चित्पावन ब्राह्मण, ठीक है। तो इसी वजह से गांधी जी को ये क्या करता है, असैसिनेट करता है, कि उनकी पैरवी करते रहते हैं। ये इंडिया के फादर ऑफ नेशन नहीं है, ये पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन ज़्यादा है। ये उन्हीं की पैरवी करी, मुसलमानों के लिए उन्होंने फास्ट रखा, और इनफैक्ट उनको, उनकी पैरवी कर रहे हैं कि उनको पैसा दे देना चाहिए। तो फिर इसीलिए गोडसे ने बिरला हाउस में, जब गांधी जी आ रहे थे, अपनी जो फीमेल्स थी, ग्रैंड नीसेस थी, मनू गांधी, आबा गांधी, इनके साथ, जिनके साथ बोला जाता है गांधी जी सोते थे, नहाते थे, बड़ी उस विचित्र उसमें। और ये इस चीज़ के काफ़ी पुख्ता सबूत हैं। इनफैक्ट गांधी जी खुद इस चीज़ के बारे में बोलते थे कि हाँ ये मैं करता हूँ, एंड दैट वाज टू प्रूव माई ब्रह्मचर्य, कि ये ब्रह्मचर्य में बहुत पहले वो एंटर कर चुके थे। तो ये प्रूव करने के लिए कि चाहे कुछ भी, कैसी भी कंडीशन हो, और वो अपने ब्रह्मचर्य से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, अपने ब्रह्मचर्य से इधर उधर नहीं होंगे, उसको प्रूव करने के लिए गांधी जी ने ऐसा बोला कि वो ऐसा करते थे, ठीक है। इनकी ग्रैंड नीस थी मनू गांधी थी, आबा गांधी थी, इनकी खुद की पर्सनल डॉक्टर थी सुशीला नायर। ये 3 फीमेल ज़्यादातर इनके पास रहती थी, ठीक है। तो गोडसे ने मारा, और उसके बाद
गोडसे को तुरंत वहाँ पे एक एयरफोर्स का ऑफिसर होता है और एक ब्रिटिशर होता है, वो पकड़ लेते हैं। देन गोडसे के वहाँ पे जो लोग होते हैं, कुछ लोगों को पिटाई करते हैं, फिर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, बाद में फांसी हो जाती है गोडसे को। और इनफैक्ट इसके बाद जब गोडसे मारता है गांधी को तो बहुत राइट्स होते हैं जिनके बारे में अगेन नहीं बताया जाता है। गोडसे जैसे ने बताया चित्पावन ब्राह्मण था, याद करो, जिससे कि आपके चित्पावन ब्राह्मण से ही नाना फडणवीस, याद आया कुछ, नाना फडणवीस जो सवाई माधवराव को पेशवा बनाते हैं, तो वही चित्पावन ब्राह्मण जो थे, ठीक है, मेनली चित्पावन जितने भी पेशवा थे अपने वो चित्पावन ब्राह्मण थे। ओके, तो इन्होंने वो उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा राइट्स होते हैं, उनको घरों से निकाल के मारा जाता है, जो भी इनकी कम्युनिटी के लोग थे। बहुत लोग की हत्या करी जाती है जो इनकी कम्युनिटी के थे। और जब ये इनको मारा जाता है तो न्यूज़पेपर में जो पब्लिश होता है दैट वाज कि गांधी किल्ड बाय अ हिंदू। जैसे आज नहीं, आज पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारी हो गई या फिर बहुत सारे मीडिया हाउसेस, न्यूज़ को एक एंगल से पॉइंट किया जाता है, एक एंगल से दिखाया जाता है। लाइक कि अगर उसमें दलित कीवर्ड होगा, उसमें अगर मुस्लिम कीवर्ड होगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, उससे जो विपक्ष है वो भी एक्टिवेट जल्दी होता है, ज़्यादा एक्टिवेट होता है। अगर मान लो दो आदमी हैं, ठीक है, इसने इसको मार दिया, ऐसे समझ लो, ठीक, दोनों सेम कास्ट से हैं, दोनों सेम रिलीजन से, मान लो दोनों मुसलमान हैं, दोनों हिंदू हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं आने वाला है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये हिंदू हुआ और अगर ये मुसलमान हुआ, सब आ जाएंगे तुरंत। अगर ये दलित हुआ, सब आ जाएंगे तुरंत। ये हार्श रियलिटी है। क्यों? क्योंकि वहाँ से वोट बैंक साधते हैं और ये क्या करता है, और रिफ्ट क्रिएट करता है कम्युनिटीज़ के बीच में, चाहे वो हिंदू मुसलमान हो, चाहे डिफरेंट कास्ट्स हों, ठीक है, क्योंकि तुरंत आ जाएंगे सपोर्ट में। अगर सेम कम्युनिटी के होंगे, मान लो कि ये भी दलित कम्युनिटी से भी दलित कम्युनिटी है, कुछ हो गया, डेथ हो गई, कुछ किसी को कोई परवाह नहीं है भाई, किसी को कुछ नहीं है। लेकिन अगर गलती से अगर जिसने मारा, अगर वो जनरल कैटेगरी का ऐसा कुछ हो गया और ये दलित हो गया, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज तुरंत आएंगे, तुरंत फंडिंग मिलने लगेगी। नो डाउट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ये काइंड ऑफ दोगलापन नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो होता है, जो मेरा ऑब्जर्वेंस रहता है कि भाई दलितों के सपोर्ट में आप काम करो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि भाई बहुत अन्याय सहा है और आज दिन तक सहते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये सब क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, अपने फ़ायदे के लिए उसको यूज़ करते हैं, सिर्फ उसको, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। उनको कुछ ऐसा नहीं है कि ये जो कम्युनिटी है एसिमुलेट हो जाए या फिर इसका उत्थान हो। जैसे मैंने बोला ना, चाहे भगत सिंह की या फिर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो लोग मूर्तियाँ वो लगाते हैं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं, इनको ज़्यादा और कुछ लेना देना नहीं है कि भाई उनका उत्थान हो, वोट बैंक। यस, ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो गोडसे की भी हत्या, गोडसे को तो हैंग कर दिया जाता है, सावरकर क्योंकि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे तो वो बच जाते हैं यहाँ पे। और हिंदू महासभा का वहाँ से रोल काफ़ी कम हो जाता है, माना जाता है वहाँ से इस तरीके से प्रोजेक्शंस बनाए जाते हैं हिंदूज़ के खिलाफ खासकर, ठीक है, कि जैसे गांधी किल्ड बाय अ हिंदू, सो दैट कि हिंदू महासभा एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक लार्जर, एक स्ट्रॉन्ग राइवल पार्टी के तौर पे कांग्रेस का ना उभर सके, ना सामने आ सके, ऐसे एलिगेशन लगाए जाते हैं कांग्रेस पे। इसीलिए वो वहाँ पे इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया कि एक हिंदू ने गांधी को मारा। लाइक जैसे मैंने बताया ना कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, जैसे मान लो अब से गांधी जी की अपने खुद बेटे से नहीं बनती थी, कोई हरिदास करके आई थिंक इनके लड़के का नाम था, वो इनके फ्यूनरल में भी नहीं आए थे, ठीक है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगेन पार्टीज़ क्या करती हैं, जैसे यूज़ किया गया यहाँ पे कि गांधी जी की हत्या एक हिंदू ने करी, हाँ, जैसे कि कुछ भी हो जाए तो एक दलित की हत्या एक श्रवण वर्ग के एक इंसान ने कर दी। जबकि ये देखा जाना चाहिए कि ये जो किलिंग हुई है, जो भी हुआ है, ये नॉर्मल कारणों की वजह से हुआ है या फिर कुछ कास्टिज्म इशू की वजह से हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी और तुम्हारी मान लो लड़ाई हो जाए मेट्रो में, अब भाई मैं इसे तो नहीं लड़ रहा हूँ ना कि मुझे ये पता चल गया तुम दलित हो या फिर तुम इस पर्टिकुलर मान लो तुम मुस्लिम हो या फिर तुम सिख हो या तुम क्रिश्चियन हो, वहाँ पे किसको क्या पता। लेकिन पार्टीज़ के फ़ायदे में जो होता है वो उस तरीके से उसको प्रोजेक्ट करती हैं, वो वही वैसा यहाँ पे माना जाता है, किया गया बाई कांग्रेस ये दिखाने के लिए, सो दैट कि हिंदू महासभा एज अ स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पे ना एमर्ज हो सके। खैर जो भी हो, बांग्लादेश लिबरेट होता है 1971 में, जो ईस्ट पाकिस्तान के तौर पे क्रिएट किया जाता है। इनिशियली जब इंडिया इंडिपेंडेंस उसको मिलती है, भारत आज़ाद होता है, तो ये वेस्ट पाकिस्तान बनता है और ये ईस्ट पाकिस्तान बनता है। और 1971 में हम मतलब इंडिया
इंदिरा गांधी के टाइम पे, और इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा सक्सेस माना जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग गट विल पावर और गट पावर चाहिए, गट पावर नहीं मतलब विल पावर चाहिए, ठीक है। गट पावर तो डाइजेशन के लिए अच्छी चाहिए, तो विल पावर इनकी बहुत वो मानी जाती है कि इन्होंने यूएसए का दबाव होने के बावजूद भी ये जो ईस्ट पाकिस्तान है इसको लिबरेट करके बांग्लादेश बनवा दिया। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर इन द ईयर 1971, 1971 में। 1972 में एक शिमला एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस टाइम का राष्ट्रपति था, प्रेसिडेंट, जो अभी आपको पता है जब पुलवामा अटैक के बाद हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रिजेक्ट कर दिया, उसको खारिज कर दिया, तो इन्होंने शिमला एग्रीमेंट को रिजेक्ट कर दिया। यही शिमला एग्रीमेंट है 1972, जो इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में होता है। और यही देख रहे हो आज दोनों में कितनी मित्रता हो गई है कि उसको नहीं खिलाओगे वर्ल्ड कप में T20 के तो हम भी नहीं खेलेंगे। मोहसिन नकवी बोल रहा है, सुना है ना आपको, बांग्लादेश नहीं आ रहा है वो T20 वर्ल्ड कप में, बोल रहा है कि हम इंडिया खेलने नहीं आएंगे। इंडिया भी लाइक अच्छा तुम बताओ बुला कौन रहा है, यू आर लाइक दैट फूफा जी जिसको कोई पूछ नहीं रहा है लेकिन फिर भी वो गुस्सा हुआ पड़ा है कि हमको बुलाने ना आओ भाई, कोई बुला ही कौन रहा है तुम्हें। तो ये मोहसिन नकवी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो नहीं आएगा ना, हमारा छोटा भैया नहीं आएगा तो हम भी नहीं आएंगे। ये स्कॉटलैंड आ गया, अभी स्कॉटलैंड इनकी जगह। वी आर डन विथ टुडेज लेक्चर, राइट। अब क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। फैट में लिटिल बॉय तो ड्रॉप हुए थे, और उधरी जो ड्रॉप हुए थे फैट में लिटिल बॉय वहीं से आइडिया आया इन बुक्स का भी, ठीक है। खैर, तो जिसको भी लेक्चर के रिकॉर्डिंग्स चाहिए, क्विज़ चाहिए डेली वीकली, कल पूरा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कभी ख़त्म हो रहा है तो पूरा क्विज़ होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कल क्लास नहीं होगी, परसों ट्यूसडे से इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, कल ब्रेक रहेगा। तो नोट्स आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स की, क्विजेज, एवरीथिंग, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप सब बैच में आपको मिल जाएगा 4.0 में। इंग्लिश का है, ये कॉम्बो है आपका, ऑलराइट। करिए, क्वेश्चन करिए, और जिनको जाना है ना भाग के जल्दी से जाएं, जिनको क्वेश्चन से एलर्जी है, ठीक है, वो जा सकते हैं। पर सर हम तो 2014 में आज़ाद हुए। अच्छा ऐसा है क्या? वॉइस रॉय का भी करवाना है। बाघा जतिन के बारे में मतलब बाघा जतिन जतेंद्र नाथ मुखर्जी थे, ठीक है। ये जुगांतर जो फैक्शन था CR दास की डेथ के बाद, जो जुगांतर फैक्शन है, ठीक है, उसको लीड किया था उन्होंने। तो ऑल इंडिया किसान सभा लखनऊ में 1936, सहजानंद सरस्वती, मतांगनी हजरा और लक्ष्मण नायक, जो लक्ष्मण नायक और मतांगनी हजरा किससे एसोसिएटेड हैं आपके? क्विट इंडिया मूवमेंट से, ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन से। प्रिंसली स्टेट के बारे में कौन सा सही, रुक जाओ भी, ठीक है, तो आसान पहले कर लेते हैं, नहीं तो फिर एकदम से तुम्हें लोड आ जाएगा। नहीं, ऑर्डर में लगाओ इनको, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीक्वेंस में आपको लगाना है। लखनऊ पैक्ट, रिटर्न ऑफ बोस टू इंडिया, क्रिप्स मिशन एंड नेवल म्यूटिनी इन बॉम्बे। फरवरी 1946, 1942, 1916, 1943 सिंगापुर में, ओके, रिटर्न किया था, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक सेकेंड, रिटर्न ऑफ बोस टू इंडिया बोल रहा है, सिंगापुर का थोड़ी ना बोल रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 होगा। और आपको ये चीज़ तो मैंने कल लिखवा दी थी ना, ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाते हैं बोस जी 1939 में, जब कांग्रेस से रिज़ाइन कर देते हैं विद इन द कांग्रेस। आई थिंक आज के लेक्चर में नहीं था लेकिन उसमें था, ठीक है। ये आई थिंक ओके, ये सिविल सर्विस के बाद आपको पता होना चाहिए, इन्होंने काफ़ी कम एज में सिविल सर्विस क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1 2 3 4। इंडियन स्ट्रगल 1920 to 42 किताब किसने लिखी है? बोस जी ने किताब लिखी है। आफ्टर द INA, बोस recruited a large number of soldiers from the Indian prisoners of war in Japanese camp, introduced a women's detachment named after the Rani of Jhansi
ठीक है, झांसी की रानी के नाम से एक महिला टुकड़ी बनाई। यस, जिसकी लीडरशिप किसने अज्यूम करी, जरा बताएंगे। ये भी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो लक्ष्मी नारायण जो सहगल हैं उन्होंने। इन द इलेक्शन हेल्ड इन 1937 इन विच टू प्रोविंसेस कांग्रेस डिड नॉट एबल टू एमर्ज एज दी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो 1937 में वो चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन से दो प्रांतों में एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी। तो ये पंजाब और सिंध प्रांत में नहीं आई थी, ध्यान रखिएगा। ओके, भूदान आंदोलन कब हुआ था आपका, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है लक्ष्मी। यस, तो भूदान आचार्य विनोबा भावे ने लीड किया था 1951 में। ठीक है, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे ने। और ये कहाँ से शुरू किया था, पोचमपल्ली गांव है तेलंगाना में, वहाँ से इन्होंने शुरू किया था। द टारगेट वॉज टू गेट 1/6, कौन सा करेक्ट है, टारगेट वॉज टू गेट 1/6 ऑफ कल्टिवेबल लैंड इन इंडिया एज डोनेशन। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्योंकि 1951 के टाइम पे जब इंडिया आज़ाद हो चुका था तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, जिसके थ्रू 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था और उसमें लैंड प्रोविजंस ऐड किए गए थे। लैंड प्रोविजंस मैंने आपको बताया था कि क्या था लैंड प्रोविजन में। लैंड प्रोविजन में यह था कि बहुत सारी ज़मीन कुछ लोगों के पास थी, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, तो उनको लेके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था। तो लोग जा रहे थे कोर्ट में, उसको लेके कोर्ट केस हो रहे थे, जैसे केशवानंद भारती केस भी अपना। तो इन्होंने बोला था कि अपने आप से ही डोनेट कर दो आप लोग। ठीक है, तो वो था एक वॉलंटरी लैंड डोनेशन टाइप का प्रोग्राम। इट वॉज अप्रूव्ड थ्रू अ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट नहीं आया था कोई। इट वॉज इंश्योर्ड दैट द डोनेटेड लैंड वॉज फ्री फ्रॉम लिटिगेशन, ऐसा भी नहीं था। द फर्स्ट डोनेशन वॉज बिहार ना, फर्स्ट था पोचमपल्ली तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, टारगेट 1/6 का था। क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रिप्स मिशन इज नॉट करेक्ट। इट वॉज सेंट टू इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942, यानी कि इसे मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो इट वॉज सेंट टू इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मार्च 1942. It was proposed that the Constitution of India was to be framed by an elected Constituent Assembly of the Indian people. Any province which was not prepared to accept the Constitution would be free to retain its constitutional provision existing at that time, and British government could not enter into a separate constitutional arrangement with any of the ascending provinces. इसमें से कौन सा सही नहीं आपसे पूछ रहा है। पहला वाला सही है, 1942 में आया था। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का भी इसमें था क्रिप्स मिशन में। जिसको अगर प्रोविंस को किसी प्रांत को संविधान स्वीकार नहीं होगा, वह तत्समय विद्यमान अपने संवैधानिक उपबंधों को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होगा। वुड बी फ्री टू रिटेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये सही नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड एंटर इनटू अ सेपरेट, ऐसा कुछ नहीं था उसमें। ठीक है, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942 के बारे में कौन सा सही है। इट्स टेक्स्ट वॉज केयरफुली ड्राफ्टेड टू मेक इट क्लियर दैट इट पुट इंडिया अमंग दी कंट्रीज एट वॉर विद एक्सेस पावर एंड फुली अलाइंड विद दी एलाइड पावर्स। और दूसरा आपका, इट कॉल्ड अपॉन ब्रिटेन टू इमीडिएटली हैंड ओवर पावर टू एन इंडियन प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन 1942 में ऐसा कुछ नहीं लिया गया था रेजोल्यूशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ था ऐसा, मैंने पढ़ाया था ऐसा कुछ, ग्वालिका टैंक बॉम्बे में ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ था। इट कॉल्ड अपॉन ब्रिटेन टू इमीडिएटली हैंड ओवर पावर टू एन, बिल्कुल कि पावर हमें दे दो। ठीक है, यानी हमें इंडिपेंडेंस दे दो, तो वो तो था। क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सिविल सर्विसेज का ये क्वेश्चन है आपका। The question is, Constituent Assembly would have members. The Constituent Assembly would have members nominated by the provincial assemblies as well as the princely states. Yes. Any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status. Constituent Assembly would have members nominated by the. एक second. इलेक्टेड हो गए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से तो नॉमिनेट होके आने थे प्रिंसली स्टेट से, लेकिन प्रोविंशियल असेंबली से ध्यान रखना इलेक्ट होके आने थे, तो पहला वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वन वुड बी रॉन्ग। और कोई भी प्रोविंस विच इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव राइट कि वो साइन अलग से साइन कर सकता है।
8 अगस्त ना, ये भी सेल्स ऐसे क्वेश्चन है, पिछला वाला था वो भी था, ठीक है, ये वाला भी है। विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछ रहा है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द ऑल इंडिया जो कांग्रेस कमेटी थी, यस, ठीक है। द वॉइस एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज एक्सपैंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। Which of the following statement is correct or with reference to 8 August? Okay. Congress ministries resigned in 7 provinces. भाई ये तो 1939 में हुआ था, ठीक है। Cripps proposed an Indian union with full dominant status once the Second World War was over. Indian Union, okay, Cripps proposed in आठ अगस्त 1942 से संबंधित पूछ रहा है, गलती नहीं है इसमें, लेकिन क्रिप सोचो ना, मार्च में आ रहा है वो, मार्च 1942 में, बात हो रही अगस्त की, ठीक है, इसलिए भी गलत होगा। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था 8 अगस्त को, इसीलिए अगस्त क्रांति बोलते हैं उसको। सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ठीक है, वो अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स विद फ्रॉम प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। बताइए। गांधी जी ने, जब यरवदा जेल पूना में बंद थे तब उन्होंने किया था। चिपको आंदोलन वॉज इनिशिएटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा। कब किया गया था चिपको आंदोलन? चिपको, वैसे ही आपका एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड है बिकॉज इसका लेना देना मेनली तो एफॉरेस्टेशन से है, ठीक है, एफॉरेस्टेशन 1951, 71, 1981 या फिर 1991। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1971, 1971। ओके, अगला करिए। Consider the following statements about the issue of separate electorate during the early decades of the 20th century in India as a means to secure adequate representation for the deprived social categories in the absence of universal adult franchise. The All India Depressed Class Association of MC Raja was staunchly in favor of joint electorate. Joint electorate के फेवर में क्यों होंगे वो लोग? तो सेपरेट इलेक्टोरेट के फेवर में होंगे ना, ठीक है। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, तो पहला वाला तो गलत हो जाएगा बिकॉज सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए था उनको। Which of the following district of Eastern India held a referendum in 1947 to decide whether or not to join Pakistan? पाकिस्तान ज्वाइन करना नहीं करना है, कहाँ हुआ था? सिलहट, गोलपारा, कचार या फिर कछार और आपका जलपाईगुड़ी। तो सिलहट में हुआ था और इन लोगों ने पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए वोट किया था। फ्रीडम फाइटर कनकलता बरुआ वॉज मार्टायर्ड इन, तो कनकलता बरुआ अगर आपको याद हो तो कनकलता जी का कहाँ पे हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनियनिस्ट पार्टी इज और आर करेक्ट? यूनियनिस्ट पार्टी के बारे में कौन सा सही है? इट वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द लैंड होल्डर्स इन पंजाब, यस, ठीक है। इट वॉज अपोज टू द आइडिया ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया एज इंडिया एंड पाकिस्तान, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2, ठीक है, बोथ 1 and 2। फजले हुसैन करके थे जो यूनियनिस्ट पार्टी के फाउंडर थे, ओके, ये ध्यान रखिएगा। Where did नेताजी सुभाष चंद्र बोस announced the formation of the government of free India 1943? तो कहाँ पर अनाउंस किया था गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन 1943? सिंगापुर, शंघाई, बर्लिन या फिर मांडले? और फ्री इंडिया लीजन और टाइगर लीजन कहाँ बनाई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी एंटी अनटचेबिलिटी कैंपेन इज और आर करेक्ट? ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ वॉज फाउंडेड फॉर दिस पर्पस, यस, 1932, 1932। द कैंपेन वॉज टू रूट आउट अनटचेबिलिटी, ठीक है, यह अभियान अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए लिया गया था, सिंस इट डिड नॉट एंजॉय द सैंक्शन ऑफ हिंदू शास्त्रों में, बिल्कुल, बिकॉज अनटचेबिलिटी नहीं है तो हिंदू शास्त्रों का उपयोग किया था और गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को खत्म करने के, एक सेकेंड, द कैंपेन वाज टू रूट आउट सिंस इट डिड नॉट एंजॉय द सैंक्शंस। एक सेकेंड,
यह अभियान अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए था क्योंकि हिंदू शास्त्रों में अस्पृश्यता के लिए कोई समर्थन नहीं था। गांधी जी का ऐसा था कि अगर हिंदू स्क्रिप्चर्स में है भी तो भी जो अनटचेबिलिटी है वो गलत है, ठीक है, तो भी वो गलत है। तो उन्होंने ऐसा कोई सपोर्ट नहीं लिया था हिंदू शास्त्रों का, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने बोला था, ठीक है, कि अगर अनटचेबिलिटी के बारे में है भी शास्त्रों में तो उसका भी वो विरोध करते हैं, ठीक है। द इमीडिएट एंडिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज़ एन अर्जेंट नेसेसिटी वॉज अ रेजोल्यूशन ऑफ, किसका रेजोल्यूशन था ये? तो सबसे आखिरी कौन सा मेजर मूवमेंट हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्वेश्चन छोड़े थे वो हम लोग कर लेते हैं अभी, ठीक है। प्रिंसली स्टेट के बारे में कौन सा सही नहीं है? ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, यस। डिसीजन टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट वॉज लेफ्ट नॉट टू पीपल, बट जो रूलर्स थे, प्रिंसली रूलर्स थे, बिल्कुल सही है। रूलर ऑफ ट्रैवनकोर फर्स्ट डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, तो जो सबसे पहले त्रावणकोर के शासक ने स्वाधीन बने रहने का निर्णय लिया था, ठीक है। तो रूलर ऑफ ट्रैवनकोर फर्स्ट डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, यस, ठीक है। स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर फाइनली डिसाइडेड, नो, ठीक है, ये गलत होगा बिकॉज यहाँ पे प्लेबिसाइट नहीं हुआ था, रूलर ने ही खुद में बाद में बोल दिया था कि हम इंडिया में मिलेंगे बाद में खुद ही, ठीक है। ग्रोथ ऑफ सोशलिस्ट टेंडेंसी इन द नेशनल मूवमेंट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में, हमें पता है जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव, मीनू मशानी, ये सब लोग बनाते हैं, ठीक है। इन 1934 अंडर द लीडरशिप ऑफ आचार्य नारायण देव एंड जयप्रकाश नारायण, तो पहला वाला सही होगा। इन 1936 नेहरू अर्ज द कांग्रेस टू एक्सेप्ट सोशलिज्म एज इट्स गोल एंड टू ब्रिंग, यस, ये भी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में कौन सा सही है? इट वॉज सेंट टू इंडिया 1946 टू नेगोशिएट द ट्रांसफर ऑफ पावर विद द इंडियन लीडर्स। इसे सत्ता के हस्तांतरण हेतु भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए 1946 में भारत भेजा गया था। इट प्रपोज अ 2-tier फेडरल प्लान वाइल कंसीडिंग द लार्जेस्ट मेजर ऑफ रीजनल ऑटोनॉमी, तो इसको भी सही माना है यूपीएससी ने कि हाँ 2-tier फेडरल प्लान यहाँ पर प्रपोज किया गया था। देयर वॉज टू बी अ फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेज एंड स्टेट अलॉन्ग साइड अ फेडरल स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल प्रोविंसेज होंगी, अपने ग्रुप का बनाएंगे और सेंटर का बनाएंगे, इस तरीके से था, है ना। द इंडिविजुअल प्रोविंसेज वर अलाउड टू फॉर्म रीजनल यूनियंस to which they could surrender some of their power by mutual agreement। क्या है ये? इसके अंतर्गत अलग अलग प्रांतों को क्षेत्रीय संघ, हाँ ठीक है, अलग अलग प्रांतों को रीजनल यूनियन, वही जो ग्रुपिंग वाला प्रोविजन है, ठीक है, ग्रुपिंग वही तो है आपका। तो आंसर यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि चारों स्टेटमेंट सही हैं आपके, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ एसएससी और रेलवे वाले भी लगा लेते हैं। चलो, राम मनोहर लोहिया किस पार्टी से जुड़, आई थिंक वॉज अ प्रोमिनेंट लीडर, ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया, ध्यान रखना, राम मनोहर लोहिया हो चाहे पटनायक जी हो, ये सब लोग क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़े हुए थे जब सबकी मेजर लीडर्स की अरेस्ट हो गई थी। हु कॉइन द टर्म पाकिस्तान इन 1933, किसने टर्म कॉइन किया था? एक्चुअली रहमत अली थे, और पाकिस्तान पाकिस्तान किया था, आई नहीं था उस पर। हु डिड महात्मा गांधी प्रेज विद दी वर्ड्स इंडिया वुड हैव अटेन्ड इंडिपेंडेंस लॉन्ग बैक इफ ओनली इट हैड अ फ्यू स्टालवर्ड्स लाइक हिम, किसने बोला था? हु डिड महात्मा गांधी, तो पॉटी श्री रामलू के लिए बोला था कि बहुत पहले ही मिल जाती, अगर स्वतंत्रता मिल जाती, अगर इनके व्यक्तित्व जैसे इंसान होते, पॉटी श्री रामलू जैसे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉटी श्री रामलू। ही जॉइंड गांधी जी एट द साबरमती आश्रम आफ्टर एंड्योरिंग द पर्सनल ट्रेजेडीज, यस, व्यक्तिगत त्रासदियों से गुजरने के बाद वो गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम में शामिल हो गए थे, ये सही है। ही रेफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन दी सॉल्ट सत्याग्रह, उन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लेने से इनकार कर दिया था, ऐसा नहीं है, पार्टिसिपेट किया था। अगर साबरमती आश्रम गए थे तो पार्टिसिपेट किया ही होगा। क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च इन 1942 बेस्ड ऑन अ रेजोल्यूशन पास्ड एट विच सेशन, बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के आधार पर शुरू किया गया था? लाहौर, कराची, बॉम्बे या फिर कैलकाटा? तो ये हुआ था आपका बॉम्बे, गोवालिका टैंक बॉम्बे, ओके। क्रिप्स मिशन ऑफ 1942 प्रपोज डोमिनेंस स्टेटस आफ्टर द वॉर, हु फेमसली कॉल्ड इट एज अ पोस्ट डेटेड चेक। और डेड एज डोर नेल किसको बोला था? नेहरू ने, जरा बताइए। तो ये किया कहा था गांधी जी ने, और नेहरू ने उसको बोला था जो अगस्त ऑफर दिया गया था बाय लिल नेतुगो। विच स्टेटमेंट अबाउट रानी गैदिनलिव इज करेक्ट, तो मैंने कल आपको उनके बारे में बताया था, ठीक है। नागाज का जो हेरका मूवमेंट चल रहा था उसको लीड कर रही थी, 13 साल की उम्र में इन्होंने ज्वाइन किया था मूवमेंट को, ठीक है। लेट द नागा ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा।
पोट्टी श्रीरामुलु इज रिमेंबर्ड फॉर सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ फॉर विच कॉज, तो किस लिए इन्होंने किस उद्देश्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था? तो फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया। आंध्रा को क्रिएट किया गया था एज फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ पोट्टी श्रीरामुलु, जब ये फास्ट एंड टू डेथ पे बैठे हुए थे। आफ्टर 1947 विच लीडर वॉज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन टू इंडिया, तो 1947 के बाद भारत के किस नेता ने रियासतों के भारत में विलय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदारी निभाई थी? तो ये थे सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर सी। विच ब्रिटिश मिशन इन 1946 प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड एन इंतरिम गवर्नमेंट, 1947 के बाद किस नेता ने रियासतों के भारत में विलय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदारी निभाई? तो किसने निभाई थी बताइए? 1946 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंतरिम गवर्नमेंट किसके हिसाब से बनी थी? कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से। Who served as the first Indian Governor General of Independent India, leading the transition from British colonial administration to the Indian sovereignty, तो कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। The Indian nationalist leader who emphasized mass civil disobedience against British war efforts during World War II and launched Quit India movement in 1942 was, तो कौन थे जिन्होंने लॉन्च किया था? गांधी जी थे। आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? फॉर यूनिफाइंग प्रिंसली स्टेट, तो प्रिंसली स्टेट को यूनिफाई करने के लिए आयरन मैन बोलते हैं वल्लभ भाई पटेल को। इन्हीं को ही बिस्मार्क बोलते हैं इंडिया का। ठीक है। 37 व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूव मेड बाय वावेल ऑन द इंस्ट्रक्शंस बाय चर्चिल इन जून 1945 इन एंटिसिपेशन ऑफ द ब्रिटिश इलेक्शंस। ब्रिटिश इलेक्शंस होने वाले थे, चर्चिल सोच रहा था आराम से जीत जाएंगे, लेकिन हार गया था। ये लेबर पार्टी की जीत हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, क्लीवेलैंड इटली बना था। तो व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूव मेड बाय वावेल ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चर्चिल, जो वावेल के द्वारा उठाया गया पॉलिटिकल मूव ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चर्चिल। ठीक है, 1945। तो क्या था कि सबको ठीक है, ही अनाउंस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ही परमिटेड इंडियन लीडर्स टू ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ही प्रपोज अ टॉक्स फॉर फॉर्मिंग अ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल विद एन इंडियन मेजॉरिटी। तो अगर आपको याद हो तो वावेल प्लान लाया गया था 19, इसीलिए भेजा गया था क्योंकि चुनाव होने वाले थे। तो ये दिखाना था चर्चिल को कि देखो सब नॉर्मल कर दिया है इंडिया में। ठीक है, तो इसीलिए शिमला एग्रीमेंट हुआ था, शिमला में सबको बुलाया गया था। शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी, अगर आपको याद हो 1945 में सबको बुलाया गया था। शिमला एग्रीमेंट अलग है, जो इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में हुआ था आफ्टर द लिबरेशन ऑफ आफ्टर द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। ओके, ठीक है। 38 करो। क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 was the final call for independence by the Indian National Congress during the British rule. Yes, the movement failed to gain support from the masses, and the British quickly suppressed it with arrest and force, leading it to its immediate collapse. बात तो सही है, देखो ठीक है कि ये ज़्यादा चल तो नहीं पाया था, लेकिन फेल हो गया था, वो बात गलत है। क्योंकि नो डाउट बहुत ज़्यादा तो ये ऐसा तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन ये भी नहीं कि फेल हो गया, क्योंकि इट सेट दी टोन फॉर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। ठीक है, भारत की आज़ादी के लिए इसने काइंड ऑफ पूरी टोन सेट कर दी थी। तो पहला वाला सही होगा और दूसरा रीज़न जो गलत होगा। ठीक है, असर्शन इज़ करेक्ट एंड रीज़न इज़ इनकरेक्ट। फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम 1920 टू 1935, 1920 से लेके जो 1935 का जो फ्रीडम स्ट्रगल होता था, स्वतंत्रता संग्राम, उसके बारे में स्टेटमेंट दिया। इन बिहार बंगाल, ठीक है, इन बिहार एंड बंगाल द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ओड इट्स इफेक्टिवनेस टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पेजेंट्स। इन बिहार दे वर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द प्लांटर्स अंडर द बैनर ऑफ किसान सभा। इन मिदनापुर, ठीक है, इन बंगाल महिष्य पेजेंट्स रैलीड अगेंस्ट द टैक्सेस ऑफ द यूनियन बोर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बीरेंद्रनाथ ससमाल। नॉन कॉपरेशन, ठीक है, बिल्कुल सही है। याद करो 1921 में एका मूवमेंट है ना भाई, मदारी पासी, पबना हो गया आपका, एका, पबना, मालाबार जो अपराइजिंग थी, तो वो सब तो था ही ना। तो यानी ये और ये तो नहीं होगा ना, यानी पहला तो हो गया सही, दूसरे तीसरे में एक भी सही हुआ तो अपने आप ही सही हो जाएगा। इन बिहार दे वर ऑर्गेनाइज अगेंस्ट द प्लांटर्स, बिल्कुल, अंडर द बैनर किसान सभा, तो ये भी सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 एंड 3। कनकलता बरुआ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। यंग फीमेल रेवोल्यूशनरी हु शॉट डेड बाय द पुलिस व्हाइल अटेम्प्टिंग टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग द QIM, दैट इज क्विट इंडिया मूवमेंट, इन विच स्टेट? कनकलता बरुआ। अब कहाँ का आपको नाम लग रहा है? ओडिया नाम लग रहा है, बंगाली नेम लग रहा है, असमीज नेम लग रहा है, फिर बिहारी? तो बिहारी तो बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, आंसर क्या होगा? असम, ऑप्शन नंबर सी। हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ड्यूरिंग द QIM रिमेंबर्ड फॉर होस्टिंग द इंडियन फ्लैग एट ग्वालिका टैंक? किसने होस्ट किया था फ्लैग? अरुणा असफ अली ने। अरुणा असफ अली, ठीक है, ये तो देख ही लिया अभी। विच सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूव बाई लोकप्रिय गोपीनाथ Bordoloi ensured that Assam remained a part of India and not East Pakistan during the cabinet mission plan proposal in 1946. तो he opposed the grouping of Assam with Bengal. तो इन्होंने अपोज किया कि असम का ग्रुपिंग बंगाल के साथ नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से आज असम भारत का हिस्सा है, नहीं तो पाकिस्तान का होता। हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द किसान सभा मूवमेंट इन बिहार? राजकुमार शुक्ला, शहजानंद सरस्वती, आचार्य नारायण देव या फिर बाबा रामचंद्र? बताइए। किसान सभा मूवमेंट, सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी। डिवाइड एंड क्विट, किसने ये रेस किया था कि डिवाइड एंड क्विट? तो कौन करेगा? बड़ा सिंपल है, जिन्ना करेगा कि भाई बांटो और छोड़ो। इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, CPO 2025 मार्क द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल बट ऑल्सो लेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। क्रिटिकली इवैल्यूएट द आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द पार्टीशन कंसिडरिंग द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो करना क्या है भाई इसमें? करना क्या है इवैल्यूएट करके इसमें? आई थिंक क्वेश्चन इनकम्प्लीट है यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो। उषा मेहता फेमसली किस लिए जानी जाती हैं? उषा मेहता ने क्या किया था? बॉम्बे से रेडियो शुरू किया था, अंडरग्राउंड रेडियो, ठीक है। इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आउटलाइन द टर्म्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पावर एंड द क्रिएशन ऑफ independent India and Pakistan. Which of the following was a key provision of this act? It mandated the immediate integration of all princely state into either India or हाँ ऐसा कुछ तो नहीं था। It granted the princely state the freedom to choose whether to join India, Pakistan or remain independent, ठीक है। Who assumed the command of the Indian National Army and gave famous battle cry चलो दिल्ली या फिर दिल्ली चलो? किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है। शहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन, इन लोगों के खिलाफ पहला जो INA ट्रायल चला था वो इन्हीं लोग 3 लोगों के खिलाफ चला था। QIR दैट इज क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज पास ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो बॉम्बे का जो ग्वालिका टैंक वाला सेशन हुआ था वहाँ पर पास किया गया था, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस जो हैं आपको लगाने हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आंसर की यहाँ पे दी हुई है, ऑलराइट। चलिए, तो आज का लेक्चर होता है हमारे यहाँ पे ख़त्म। और जिसको भी बैच की रिकॉर्डिंग्स चाहिए, नोट्स चाहिए, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस चाहिए, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं बैच को, 4.0 बैच को। एंड अगर आपको काइंड ऑफ क्वेश्चंस लगाने तो आप लिटिल बॉय से लगा सकते हैं। वैसे तो अगर आप बैच में होंगे तो आपको इनफ क्वेश्चंस तो मिलते रहेंगे, तो देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है, नोट्स के एक तरीके से, तो फैटमैन के साथ आप जा सकते हैं। फैटमैन आप परचेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और ये आपका कॉम्बो बैच है जहाँ पे GK और इंग्लिश दोनों है, ऑलराइट। थैंक यू। कल क्लास नहीं रहेगी, परसों से इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। कल क्लास नहीं होगी, परसों से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। बिस्मार्क बोले तो बिस्मार्क एक इंसान थे, ठीक है। बिस्मार्क इंसान थे जिन्होंने, कि ध्यान रखना, जर्मनी को पूरा इंटीग्रेट किया था उन्होंने, ठीक है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से पटेल जी ने इंडिया में काम किया था, ओके। 75 साल की लीज वाली कहानी, यार मुझे पता नहीं वो कहानी ढंग से क्या कहानी है। 75 साल की लीज वाली पता नहीं किसने थ्योरी दे दी है। अच्छा, परेड मार्केट से खरीद लिया आज फैटमैन, ओके। तो जापान में बुक गिरने से कैसे मर गए? बुक भारी ज़्यादा थी ना। ठीक है, तो कल कल क्लास नहीं रहेगी, परसों से होगी, ठीक है, इकोनॉमिक्स की। चलिए, कोई नहीं, अजीत नेगी कल कवर कर लेना, है ना, कल ऑफ रहेगा। थैंक यू।